बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारा और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आप तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक और आज का दिन आपके लिए खैर बरकत और सलामती वाला हो। अच्छा हाँ, जिस तरह से हम लोग अक्सर आ रहे थे ना, आज भी मैं जैसे आ रही थी तो मैंने एक चीज़ देखी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मैं हमजा से भी वो डिस्कस कर रही थी कि जब हम सिग्नल पे रुके होते हैं तो अक्सर जब सिग्नल खुलता है तो हम सारे जो है ना पीछे से जो गाड़ियाँ पीछे होती है वो खुलता नहीं। अभी तो येलो लाइट होती है और हम मतलब हॉर्न पे हॉर्न जो है ना वो बजाना शुरू कर देते हैं। खुलना तो उसमें अभी एक सेकंड बाद है, जाके अभी एक सेकंड बाद खुलना होता है, लेकिन हम येलो पे ही बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं और मतलब इस तरह की हरकतें अक्सर हो रही होती है, देखी होगी आप लोगों ने भी। लेकिन आज मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ देखी और मैंने सोचा कि शेयर भी करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिग्नल खुला था और हमजा गाड़ी के आगे एक पपी आ गया, ठीक है, और वो गाड़ी वाला रुक गया कि जब वो मतलब जाएगा तो फिर वो गाड़ी चलाएगा। तो इसके मैंने वो वाली एटीट्यूड नहीं देखा कि जो हॉर्न वगैरह बजा रहे थे ना, वो वाला एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि वहाँ से एक बाइक वाला भी साथ था, वो आया, उसने उस पपी को हटाने की कोशिश की क्योंकि वो उससे गाड़ी के आगे खेलने लग गया था। तो बाइक वाला आया, उसने उसको आराम से हटाने की कोशिश की, वो आराम से हटा, फिर वो मतलब सिग्नल तब तक बंद हो चुका था। अच्छा। और हाँ, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह की जल्दी नहीं दिखाई कि सिग्नल बंद हो रहा है तो हम इसको नीचे देखे तो चले जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा। तो ये मतलब एक अच्छी चीज़ थी जो कि उन्होंने एक जानवर के लिए किया ऐसे। और मतलब हम इंसान अगर हम अपने आप को देखें तो हम एक दूसरे को मतलब हम कि भाई ये निकल जाए, हम जब बस जल्दी से निकल जाए, हम पीछे वाले जो है ना इतने बेसब्री का मुजाहरा कर रहे होते हैं और हम लोग हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे होते हैं, तो ऐसे हरकतें नहीं करनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है किसी की गाड़ी भी बंद हो जाती है ना, तो हम उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं, जैसे उस बेचारे ने जानबूझ के बंद किया। वो क्यों चाहेगा, वो तो बेचारा अगले अपने 2 घंटे के बारे में सोच रहा होता है कि वो जो 2 घंटे मजीद उसके शायद जाया हो जाएंगे गाड़ी खराब हो जाने की वजह से। हम उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, इसको पता नहीं है कि कैसे गाड़ी बहुत दफा देखे गाड़ी बीच में अगर किसी की खराब हो गई है तो उसको कोसना शुरू करता है हर कोई, वो उसने जानबूझ के किया, जानबूझ के की है, खराब की है। तो ये ऊपर से फर्स्ट लेन में होना तो और लोग बोल रहे थे कि फर्स्ट लेन में तुम्हें नहीं पता, फर्स्ट लेन में तो हाई स्पीड पर तुम खराब गाड़ी लेके इधर आ गए। अरे पूछो, उसको तो नहीं पता, सडन एकदम गाड़ी खराब हुई है। तो वो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये अच्छी बात है, थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। वैसे तो हम सारों को इतनी जल्दी होती है और पूरी कौम इतनी जल्दी में है कि पहुंचना वक्त से पहले ही मतलब चाह रहे होते हैं कहीं पर कि जी कैसे हमें सड़क पे लग रहा होता है, लेकिन पहुंचते हर जगह हम देर से ही हैं, क्योंकि भाई हम घर से देर से निकलते हैं ना, हमारा वो टाइम ठीक नहीं है घर से बाहर निकलने का। हम वो कहते हैं हम लोग एंड टाइम पे 10 बजे का टाइम होगा ना कहीं पहुंचने का, तो हम माशाल्लाह 10 बजे घर से निकल रहे होंगे, तो फिर हमें सड़कों पर तो 10 बजे के भी बाद निकल रहे होते हैं ना, और फोन पे हम कह रहे होते हैं बस पहुंच गया, चौक पे हूँ, बस ये पहुंच गया, गली के बस ये एंटर हो रहा हूँ, बस मैं दरवाजा खोलो, बस यही कुछ हो रहा होता है। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें ना वो नहीं होनी चाहिए। आप टाइम से घर से पहले निकल आए तो फिर ताकि इतनी ज़्यादा जल्दी भी ना करें आप फिर, और रास्ते में भी इस तरह के फिर एटीट्यूड जो होता है ना गुस्से वाला, वो नहीं होगा आपको। जब आप घर से ही टाइम से निकल रहे होंगे, टाइम होगा पास, तो फिर आप में सब्र खुद ब खुद ही आज तक यार टाइम है। अच्छा कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और वो हॉर्न पे हॉर्न जो है वो वाला मामला नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात, और लोगों ने अच्छा काम किया। ऐसी वैसे हम बातें जो है ना जब बात कर रहे होते हैं तो वेस्ट की बात कर रहे होते हैं कि ये तो सिर्फ वेस्ट में अच्छी बातें हो रही होती हैं, हमारे अपने माशरे में बड़ी अच्छी बातें हैं, अच्छी मिसालें हैं, अच्छे लोग मौजूद हैं। जिस तरह से इकरा ने आज देखा और वो आंखों देखा हाल बयान किया है, इस तरह अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव चीज़ों को देखें, उनको अप्रिशिएट भी लाजमी तौर पर करें। तो चलें जी, बात करेंगे फाइज़र वैक्सीन के हवाले से, और बच्चों से रिलेटेड मामला है ये। तो FDA ने 5 से 11 साल के बच्चों को फाइज़र वैक्सीन लगाने की हिमायत कर दी है। अमेरिका के महकमा सेहत की जानिब से 5 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फ़ैसला करते हुए हिकमत अमली जो है वो तैयार की गई थी, और FDA ने ये फ़ैसला कसरत राय से किया है। बिल्कुल, माहिरीन के मुताबिक बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन की अफादियत नुकसान से कहीं ज़्यादा है। फाइजर ने 5 से 11 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए गुज़श्ता ट्रायल्स जमा कराने के बाद इसके इस्तेमाल की इजाज़त मांगी थी, जिस पर माहिरीन के 2 पैनल्स ने बहस करने का ऐलान भी किया था। और अब हम इसी हवाले से बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका में मौजूद रहते डॉक्टर सैयद मज़हर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। अमेरिका में फाइजर वैक्सीन 5 से 11 साल तक बच्चों को लगाने की इजाज़त मिलना, आप समझते हैं कि बाकी दुनिया के लिए बहुत अच्छा या अहम फैसला है? ये जी, ये तो
पूरी दुनिया के लिए अहम है। हुआ ये है कि अमेरिका में पिछले साल तक हमें बच्चों में कोविड नहीं नजर आ रहा था, तो इसलिए इतनी फिक्र नहीं थी किसी को। इस साल ये जो डेल्टा वेरिएंट निकला है, इससे ये हुआ है कि हमने देखा है कि बच्चों में भी ये ज़्यादा होने लगा है कोविड, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है एक्चुअली इस साल। और उसमें कुछ अमवात भी हुई हैं, कम हुई हैं लेकिन फिर भी हुई हैं। तो दो खतरे थे हमारे लिए। एक ये था कि बच्चों में फैल रहा है, ऑफ कोर्स वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन दूसरी एक और बात ये भी थी कि बच्चों में अगर फैल रहा है तो बच्चों से फिर बड़ों में, बुजुर्गों में फैल सकता है। तो इस वजह से यहाँ इन्होंने ये रोल आउट करने का फैसला किया है। अभी फॉर्मल अप्रूवल नहीं मिला है, ये जो इनिशियल ये अभी मिला है अप्रूवल, ये FDA के थ्रू मिला है, लेकिन एक और भी इदारा है CDC, वो अगले हफ्ते डिसाइड करेगा। वो जब डिसाइड करेंगे उसके बाद फिर वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। इसमें एक तो ये बात है कि बच्चों को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं कोविड से, लेकिन इसमें दूसरा एक मसला जो पूरी दुनिया के लिए होगा वो ये होगा कि ये वैक्सीन की सप्लाई अफेक्ट करेगा। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर्स ने, वैसे तो फाइजर ने कहा है कि वो और इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कि वैक्सीन इतनी नहीं बना पाते अपने बलबूते से, जो डिपेंडेंट हैं वेस्टर्न कंट्रीज पे वैक्सीन के लिए, उनके लिए बड़ा मसला है, क्योंकि वो फिर एक और शॉर्टेज शुरू है। जैसे हमने पहले देखा था शॉर्टेज जो साल के शुरू में हुआ था, वो वाली सूरत हाल फिर से ना शुरू हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइएगा, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो अभी तक हेजिटेट कर रहे हैं, वो मुतमईन नहीं हो रहे अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाने के लिए, क्योंकि जब कहा गया कि स्कूल में और कॉलेजेस के तलबा भी वैक्सीनेट खुद को करवाएंगे, तो हमने यही एक ट्रेंड देखा। अमेरिका में एक तो ये बता दीजिए, और ट्रेंड क्या है, क्या वहाँ पर भी पेरेंट्स जो हैं वो हिचकिचाहट का शिकार हैं, और क्या ये पेरेंट्स की सवाबदीद पर ही होना चाहिए कि उन्होंने बच्चों को वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी? जी, तो बिल्कुल यहाँ भी इसी तरह है कि बड़ों में भी काफ़ी हिचकिचाहट है अभी भी, हालांकि वैक्सीन काफ़ी लोगों को लग भी गई है, और बच्चों में भी है कि वैक्सीन जो लगेगी वो उनके वालिदैन की इजाज़त के बगैर नहीं लगेगी। वालिदैन डिसाइड करेंगे किस बच्चे को लगनी चाहिए, किसको नहीं। तो वो तो अव्वल बात है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक इसकी सेफ्टी का ताल्लुक है इस वैक्सीन का, तो इन्होंने जो स्टडीज़ यहाँ की हैं उसमें पता चला कि इस एज ग्रुप में, ये जो हम 5 से 11 का एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, इस एज ग्रुप में जो उन्होंने स्टडीज़ की हैं उसमें उन्हें बहुत माइल्ड किस्म के उसके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आए हैं। मतलब बेसिकली थोड़ा सा एक आध दिन बुखार होगा, अच्छा, कुछ जिस्म में दर्द होगा, अच्छा, कुछ ज़ाहिर जहाँ टीका लगेगा उधर दर्द होगा, बस यही है। बाकी जो ज़्यादा मुज़र किस्म के साइड इफेक्ट्स थे, कुछ जिनका खदशा था, वो नहीं नजर आए। तो ये एक काफी अच्छी खुशाइन किस्म की बात है कि हमें वो उस तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं नजर आ रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे 5 से 11 साल के बच्चों की बात की कि अब यानी कि उनके ऊपर भी ट्रायल्स वगैरह हुए भी हैं, और इस तरह से जो रिजल्ट्स हैं वो उस तरह के नहीं आए जिस तरह के एक्सपेक्ट किए जाए थे, और वो ठीक हैं। लेकिन अब अगले मरहले में क्या देख रहे हैं? 5 साल से जो छोटे और नौज़ायदा बच्चे हैं, उनकी भी वैक्सीन जल्द खुलने का इम्कान है? उस एज ग्रुप की स्टडीज तो थोड़ी बहुत हो रही थी, लेकिन जैसे आपने कहा उसमें वो भी मसला है कि हर वैक्सीन या हर दवा जो यहाँ अप्रूव होती है, पहले उसका ट्रायल होता है उस एज ग्रुप में, देखते हैं कि वो इफेक्टिव है या नहीं, फिर देखते हैं कि सेफ है या नहीं। तो जाहिर है वालिदैन, उसने छोटे बच्चों के लिए वालिदैन भी परेशान होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख लें, अमेरिका में इस 5 to 11 एज ग्रुप में भी यहाँ 28 मिलियन बच्चे हैं उसे 5 to 11, लेकिन जो ट्रायल हुआ उसमें सिर्फ 3000 बच्चों को वैक्सीन। तो आप देख सकते हैं कितना कम उस लिहाज से पॉपुलेशन के मुताबिक। तो उससे कम उम्र के बच्चों में और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जाहिर है वालिदैन भी परेशान होते हैं, वालिदैन को भी खदशा होता है कि पता नहीं क्या इसका कुछ और साइड इफेक्ट ना हो जाए। दूसरा ये है कि उस एज ग्रुप में हमने इतनी डिजीज अभी तक नहीं देखी है 5 से कम उम्र के बच्चों में, और 5 का इसलिए भी, ये 5 years का जो कट ऑफ है इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये फिर स्कूल गोइंग एज शुरू हो जाती है।
तो इसलिए भी उस लेवल पे प्रोटेक्ट करते हैं कि अब अच्छा स्कूल जाएंगे तो फिर स्कूल से ना देखे हैं। उससे कम वाले बच्चे यूजुअली घर पे ही होते हैं तो ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल उस उम्र के बच्चों को। ठीक है, अच्छा डॉक्टर, ज़रा आपसे हर्ड इम्यूनिटी पर भी बात करना चाह रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी को अमेरिका में आप लोग इस कॉन्सेप्ट को कैसा देख रहे हैं? क्या ये अचीवेबल है, नहीं है? और इसको हासिल करने के लिए, अगर हम हासिल करना चाहते हैं, तो बच्चों की बर वक्त वैक्सीन कितनी अहमियत के हामिल होगी? ये तो डिपेंड करता है, अहम तो है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी भी वही है कि जो पहले एज ग्रुप्स हमने डिफाइन किए हुए हैं, यानी कि 65 से ज़्यादा जिनकी उम्र है, वो सबसे अव्वल उनकी ज़रूरत है वैक्सीन की। उसके बाद वो लोग हैं जिनके इम्यून सिस्टम्स जो हैं वो वीक हैं, यानी कि वो लोग जिन्हें कैंसर हुआ है या इस तरह की कोई बीमारी हुई है, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उनको ये वैक्सीन दी जाए। उसके बाद आपके वो लोग हैं जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है, जो 20 से लेके 60 साल की उम्र के तकरीबन इस एज ग्रुप में जो आपके काम करने वाले लोग हैं, आपको उनको ज़ाहिर प्रोटेक्ट करना है। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों को अभी भी। और अमेरिका में तो फिर भी वैक्सीन है, वेस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन बाकी दुनिया में अभी भी उसमें काम हो ही रहा है, अभी तक लोगों को नहीं लगी है वैक्सीन। तो मेरा ख्याल है वो बाकी दुनिया के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है कि उन लोगों पे फोकस करें। उनमें हमें पता है कि डिजीज़ भी ज़्यादा होती है, उसमें उसके डिजीज़ के नतीजे भी अच्छे नहीं होते, यानी कि डेथ भी हो जाती है और काफ़ी उसके नुकसानात होते हैं, फिर लॉकडाउन शुरू हो जाते हैं, ये सारा मसला होता है। इस एज ग्रुप के लिए मेरे ख्याल में अभी जो है इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हाँ एक वक्त आएगा, क्योंकि हमें कोविड लग रहा है जैसा कि अब के ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं, ये चलती रहेगी जैसे बाकी इस तरह के वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा वगैरह, उस तरह ये प्रॉब्ली चलता रहेगा। तो इसमें जो है हमें ये देखना होगा कि एक वक्त आएगा जब हमें इस पॉपुलेशन को भी पूरी दुनिया में उनको वैक्सीन लगानी ही पड़ेगी, ताकि एक चलता रहे हमारा, दुनिया चलती रहे, वरना यही लॉकडाउन और यही सब चलता रहेगा संसार। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, अमेरिका से आप हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे जिस तरीके से फाइज़र की जो वैक्सीन है वो 5 से 11 साल उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी लगाने की FDA ने इजाज़त दे दी है। ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका में जिसने ये इजाज़त दे दी है, तो जो कि एक संगे मील है। और इस उम्र के बच्चे भी अगर हम वैक्सीनेट कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेरेंट्स की मर्जी से इसको मशरूत भी किया गया। क्योंकि अब हम देख रहे हैं 5 से जो 11 साल का जो एज ग्रुप है वो स्कूल में जा रहे होते हैं बच्चे, तो उनको मतलब पहले 12 साल तक था, अब उन्होंने 5 से 11 साल इसलिए किया क्योंकि वो भी स्कूल जा रहे होते तो वहाँ वो भी कैरी कर सकते हैं वहाँ से जम्स, तो इसीलिए अब ये ट्रायल्स वगैरह हुए हैं। और उस वक्त उन्होंने कहा सबसे बड़ा मसला इकरा इस वक्त ये आ रहा है कि पहले बात हो रही थी कि 2022 में शायद कोविड खत्म हो जाएगा, फिर मतलब बात हो रही थी अच्छा 2023 या 24 तक जो है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ये बात हो रही है कि शायद कोविड का खात्मा नहीं होगा, हमें ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ऐसी वैक्सीन्स होंगी कि जिसके जरिए हम इसका रेट कम कर सकते हैं, किसी तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे भी कहा कि इन्फ्लुएंजा जिस तरह से हमारे साथ साथ चलता आ रहा है और अब बिल्कुल वो आम सा हो गया, लाइट्स हम उसको लेते हैं, तो उस तरह से अब जो है कोविड भी हमारी लाइफ के साथ साथ ही वो कह रहे हैं कि चल सकता है। और तो शायद बच्चों की पैदाइश जब होती है उसके बाद जो उनका वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर भी शायद इस वैक्सीन को ऐड कर दिया जाए। खैर देखेंगे, जब पाकिस्तान में भी इजाज़त मिलती है तो आपको फिर भी बताएंगे। अभी हम आगे चलते हैं। आज बहुत अहम दिन मनाया जा रहा है, एक ऐसी चीज़ का दिन मनाया जा रहा है कि जिसके बगैर आज हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल, हमारा गुजारा ही नहीं है इसके बगैर आजकल। नहीं, पानी का आलमी दिन नहीं है, अगर आप समझ रहे हैं कि जी कि नहीं वो नहीं है, गंदम का भी नहीं है। अच्छा हाँ, इकरा ने जल्दी बता दिया थोड़ा सा। इंटरनेट का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है जिसके बगैर आप सोच सकते हैं अपनी जिंदगी कैसी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोग सोच भी नहीं रहे होते हैं कि हम इसके बगैर जो है वो रह भी सकते हैं। तो इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा अब हर एक की ही लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा है। खास तौर पर अगर हम बात करें बच्चों की पढ़ाई के अंदर हम देखें तो वो उसमें बहुत अहम किरदार है। तो ये दिन जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक पैगाम भेजने की निशानी भी है जो 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मुंतकिल हुआ था, और ये कारनामा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक तालिब इल्म चार्ली क्लाइन ने सर अंजाम दिया था। हमसा हाँ जी, और पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो इंटरनेट दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के बरक्स कहीं ताख़ीर से आया था, और आम सार्फिन के लिए इंटरनेट 1993 में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP की फंडिंग से एक प्रोजेक्ट के तौर पर आया था। हमें तो अभी भी याद है, कार्ड लिया करते थे, उसके थ्रू किया करते थे,
फिर आपने फ़ोन नहीं उठाना होता था, जो लैंडलाइन हाँ होता जी। था वो कट जाता था, बड़ी मुश्किलात थी। आज तो पता ही नहीं है ना कि भाई ये तो बड़ा अच्छा, आसान पर हो गया। आवर के लिहाज से होता था ना वो कार्ड में भी इस तरह से चीज़ें होती थी, तो वो काफ़ी वो इस तरह से चीज़ें थी। लेकिन आज पाकिस्तान इंटरनेट अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो उसके हिसाब से दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल है। और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में 10 करोड़ 20 लाख के करीब अफराद 3G और 4G इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 46 से लेकर 49% के दरमियान है। आज पाकिस्तान IT सेक्टर में नुमाया तरक्की कर रहा है। रवा माली साल IT शोबे की बरामदात भी $600 मिलियन रही हैं। इंटरनेट का आलमी दिन है, सहूलियात क्या हैं, इस सारी चीज़ों पर बात करेंगे। IT एक्सपर्ट और साबिक सदर पाशा बुरकान सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। बुरकान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बुरकान साहब, बड़ा अहम दिन है आज। जिस तरह से हम पहले मजाक में बात कर रहे थे कि हम तो अब शायद अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि इंटरनेट के बगैर। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप हमें थोड़ा सा बताएं कि पाकिस्तान में इंटरनेट की क्वालिटी और वेस्ट में हम इंटरनेट की क्वालिटी की बात करें तो कितना बड़ा फ़र्क है अभी भी। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आई थिंक पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि इंटरनेट जो है वो आजकल एक बेसिक राइट है और इंटरनेट जो है वो एम्पावरमेंट करता है लोगों की। सो जिसके पास इंटरनेट है और डिवाइस है, जब आप उसको ये दो चीज़ें दे देते हैं तो आप उसको एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से एम्पावर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही उसके पास ये दो चीज़ें आती हैं वो सीख भी सकता है, सिखा भी सकता है ऑनलाइन जाके, और वो काम भी कर सकता है और कारोबार भी कर सकता है। ये तो है जी इंटरनेट की बेसिक। और इंटरनेट की अगर आप क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी पे हमारे हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। हम कोई इंटरनेशनल 91 नंबर पे 120 नंबर कंट्रीज में से रैंक करते हैं, ठीक है, इंटरनेट की क्वालिटी के मामले में। हम 5G की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो टावर्स हैं, जो टावर होता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करता है 3G 4G का, वो सिर्फ शायद 15-20% जो है, मैंने एग्जैक्ट फिगर आज मंगवाई थी, मेरे पास पिछले साल की फिगर थी। अच्छा, वो सिर्फ शायद 15-20% जो हैं वो कनेक्टेड हैं फाइबर के साथ। अच्छा, इसका मतलब है कि आपके टावर ही जो हैं, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं दूर दराज के इलाकों में, वो ही फाइबर के साथ कनेक्टेड नहीं है, जिससे आपको बहुत क्वालिटी इंटरनेट मिलता है। PTA ने जो स्टैंडर्ड रखा हुआ है 3G का, अब आपको, अगर आप अभी आपकी को होस्ट बात करी थी, वो पुराने मॉडेम होते थे जो हम यूज करते थे इंटरनेट से कनेक्टिविटी के लिए, 256 के उसकी स्पीड होती थी। तो आप सरप्राइज होंगे कि जो ये अभी हमारा इंटरनेट का पाकिस्तान में स्टैंडर्ड है वो 256 के है बाय PTA इंटरनेट इन 3G टू द कंपनी। यानी कि अगर कोई मोबाइल टेलीकॉम कंपनी 256 के की स्पीड आपको 3G पे देती है तो इट इज कंसिडर्ड 3G। आपको पता है आजकल वॉइस कॉल, वीडियो कॉल भी एटलीस्ट 2 Mbps पर सेकंड हो, Mbps पर सेकंड हो, तो उस पे होती है। तो ये हमारी IT इंडस्ट्री की भी रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट से कि PTA को कहा जाए कि ये एटलीस्ट 4 MB किया जाए, ताकि क्वालिटी ऑफ इंटरनेट, इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे में आपको 3G और 4G भी नहीं मिलता। अच्छा, ठीक है बुरकान साहब, यहाँ पर एक मैं सवाल भी करना चाहूँगा। आम आदमी ये सोचता है कि जिसका कोई रोज़गार शायद वाबस्ता नहीं है नेट के साथ, वो कहता है चलो नेट आ तो रहा है ना, यही बड़ी गनीमत है कि हमारे मोबाइल में नेट आ रहा है। यहाँ पर नेट आना और बेहतर क्वालिटी का नेट आना, इसमें फ़र्क क्या है और ये फ़र्क होना क्यों ज़रूरी है और इससे मईशत पर क्या असरात पड़ते हैं? देखिए, फर्स्ट लेवल पे जब आप 3G 4G पे जाते हैं तो 3G और 4G ने असल जो चीज़ एनेबल की है दैट इज़ वीडियो स्ट्रीमिंग। तो वीडियो स्ट्रीमिंग आप देखें इतनी इम्पॉर्टेंट है। मेरा थोड़ा सा दोस्त हैं जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग जो हमारे रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं, वो इस वक्त बहुत सारे बिजनेसेस कर रहे हैं जो ऐसे पहले कभी पाकिस्तान में नहीं हुए। दे आर इम्प्रूव देयर क्रॉप। पहले आपको याद होगा PTV पे वो सोना चांदी के प्रोग्राम आते थे और वो एग्रीकल्चर के प्रोग्राम आते थे कि जी कैसे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है। अब पीपल डोंट वॉच दैट। लोग जहाँ भी अच्छा इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ पे लोग नेट को देख के, यूट्यूब को देख के नए नए कारोबार कर रहे हैं। स्किल एक्विजिशन का बहुत अच्छा तरीका है। मैं कई ऐसे मैकेनिक्स को जानता हूँ जो यूट्यूब देख के अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं। मेरा एक डेंट था जो यूट्यूब को देख के गाड़ी, उसने अपनी स्किल इतनी जबरदस्त कर कि वो डेंट निकालता था और पता नहीं लगता था कि कहाँ से उसने निकाला है डेंट। सो ये है फर्स्ट स्टेप। अच्छा, इससे भी जब आप नेक्स्ट लेवल
इंटरनेट इनेबल करते हैं जो 4G और 5G पे जाता है, तो 5G पे फिर आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाती हैं और वो फिर एक नेक्स्ट लेवल का रेवोल्यूशन है कि रिमोट सर्जरी आप कर रहे हैं या इस तरह के काम कर रहे हैं। तो ये जो 3G और 4G है, इसको आप देखें कि इस वक्त जितनी भी कंपनीज चल रही हैं ये इसी की वजह से चल रही हैं। और आप देखें कि एक सिर्फ राइड शेयरिंग कंपनी जो है वो पाकिस्तान में कितने लोगों का उसने कारोबार एनेबल कर दिया है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन कनेक्टिविटी के जो इश्यूज हैं वो तो उनसे तो आप भी वाकिफ होंगे, लेकिन इन मसाइल का हल कैसे हम निकाल सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो एक तो खैर गवर्नमेंट का इदारा है यूनिवर्सल सर्विस फंड, जो कि जिसका प्राइमरी मैंडेट है कि वो गांव और देहातों तक फाइबर को लेके जाए और इंटरनेट को बेहतर करे जहां पे। अच्छा, वो अच्छा काम करें। उन्होंने पिछले 1 साल में कोई 2 साल में 31 बिलियन के प्रोजेक्ट्स किए हैं ये करने के लिए। हमें इसको डबल करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, क्योंकि फाइबर ही असल चीज है जो कि मसला है और ये फाइबर बिछाना बड़ा एक्सपेंसिव है, तो गवर्नमेंट को हर तरह के इंसेंटिव देने चाहिए कंपनीज को, और उस पर रेगुलेशन भी शायद लानी चाहिए कि वो इंटरनेट की ये जो पेनिट्रेशन है शहरों में, इसकी क्वालिटी को बेहतर करें और क्वालिटी के स्टैंडर्ड को बेहतर करें, और इसमें इनको जो भी बेनिफिट्स दे सकते हैं वो दें ताकि इंटरनेट की क्वालिटी बेहतर हो। और क्योंकि अब मसला ये है कि वो फाइबराइजेशन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट कोई करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें इसके लिए कोई नेशनल प्लान बनाना पड़ेगा कि ये फाइबराइजेशन हो, हमारे टावर कनेक्ट हो, ताकि कंपनीज मोटिवेट हों और अपने इंटरनेट को कन्वर्ट करें। और ये जो अभी हमारे मुल्क में लाइसेंस ऑक्शंस होती हैं ब्रॉडबैंड की, और वो जो फेल हो जाती हैं, अब लाइसेंस ऑक्शंस जो हैं वो शायद इतनी एक्सपेंसिव हैं कि उन्हें कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर हर कंपनी के पास एक्स्ट्रा ब्रॉडबैंड या बैंडविड्थ अवेलेबल होगी तो दे विल बाय दैट ऑक्शन एंड इम्प्रूव दैट इंटरनेट। अब उनके लिए कोई सेंस नहीं बन रही शायद कि वो, मैं उसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं जानता कि वो ऑप्शन क्यों नहीं लेते या क्या उसमें वजह है, शायद उनके लिए प्राइस सेंस नहीं बनती। बट आई एम श्योर कि अगर हर एक के पास 2-2 लाइसेंस एक्स्ट्रा होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्योंकि एक बैंडविड्थ में या एक लाइसेंस में वो एक खास अमाउंट से ज्यादा यूजर्स को सर्व ही नहीं कर सकते क्वालिटी का इंटरनेट। तो ये चीजें हमें नेशनल लेवल पे देखनी होंगी। आई थिंक इसमें मिनिस्ट्री ऑफ IT को पॉलिसी भी ला रही है, बट आई थिंक हमें शायद कोई टफ डिसीजंस करने होंगे इसकी क्वालिटी बेहतर करने के लिए। जी बिल्कुल ठीक है बुरकान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे से आप बात कर रहे थे, इंटरनेट का आलमी दिन है आज, और अच्छा हम उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे थे कि जी कि इसके नुकसानात क्या हैं, इसके इस्तेमाल के नुकसानात क्या हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है कि जी कि आप टेक्नोलॉजी का ठीक इस्तेमाल करें तो टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत अच्छी है, अगर आप टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपके लिए जो है टेक्नोलॉजी ज़हमत होगी। आपको लगेगा कि जी कि ये तो कोई बहुत बड़ा हमारे साथ, ये तो कोई बहुत बुरी चीज़ है, हमारे साथ हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन हमने बात करनी है क्वालिटी पे। एग्जैक्टली, क्वालिटी पे बात करनी है। और हमसे ये कि एक हमें फैसिलिटी मिली है, हमने वो हमारे पे वो है कि हम उसका अच्छा इस्तेमाल करें या फिर हम उसका नेगेटिव इस्तेमाल करें। तो जितनी अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाएं और पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो वो उतनी ही हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और इंटरनेट आज की एक हकीकत है, आज की एक ज़रूरत है, और हर शख्स तक जब इंटरनेट पहुँच रहा है, बिल्कुल दुरुस्त बात थी। आप घरों में कितने हैक्स हैं जो देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, और फिर आप कोशिश कर रहे होते हैं कि जो थोड़ा बहुत मसला है उसको दुरुस्त कर लिया जाए। कैसी इन्फॉर्मेशन, आपको कोई भी दुनिया की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको नहीं पता, आपको उससे मिल जाती है। लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा कुकिंग के मसाइल थे ना, उनको हल हो गए, नहीं आते थे, उनके वो हल हो गए। वो जब नहीं तो वो इंटरनेट पे कोई डालती है रेसिपी, यूट्यूब पे डालती है और वो उनको मिल जाती है फौरन, और वो बना लेती है और बड़े अच्छे से बना लेती है। हाँ जी, ऐसे ही। और मैं नाम नहीं लूंगा उन यूट्यूब चैनल्स का, वो मुझे भी याद हो गए हैं। मतलब वो बार बार जो डिस्कशन सुन के ना कि जी कि मैंने फलां से देखी है, फलां की रेसिपी ये है, मतलब वो यूट्यूब चैनल से मुख्तलिफ। तो जी वो लड़कियों के ये वाले मसाइल वाकई हल हो गया लगता है। वैसे मेरा ख्याल है पहले फोन करके अपनी अम्मियों से पूछती थी लड़कियों की ये फलां चीज़ कैसे बनानी, और डांट भी पड़ रही होती थी, तुमने ज़्यादा डाल दिया, तुमने कम डाल दिया, और इन-लॉ से वैसे डांट पड़ी थी। लेकिन अब जो चीज़ें बेहतर हो गई, वो यूट्यूब से आराम से देख लेती हैं। अच्छा, अब अवेलेबिलिटी का मामला है कि देहात तक इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो किसी दौड़ में पीछे ना रहें। और फिर शहरों के अंदर भी आप देख लें तो बड़े मसाइल हैं कि सिग्नल ठीक नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम भी हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
सवेरे पाकिस्तान। और हम अब कुछ बात कर लेते हैं कामयाबी की भी, क्योंकि कामयाबी जो है ना ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल लग रही होती है कि पता नहीं कैसे हासिल की जाए। अच्छा, कुछ अफराद जो हैं वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं और दीगर जो है वो पीछे रह जाते हैं। यकीनन किस्मत और जो है वो आप कह लें कि आपकी लक जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा उसको मैटर कर रही होती है इन चीज़ों में, और आप बहुत ज़्यादा किरदार होता है आपकी लक का भी, और लोग लेकिन मेहनत भी कर रहे होते हैं, मगर आपके अपने जो रवैये हैं वो भी कामयाबी को ज़्यादा यकीनी बना रहे होते हैं। हमजा हाँ जी, मुख्तलिफ कुंजियाँ जी कामयाबी हासिल करने के लिए, जैसे कि हम मतलब पढ़ते आए हैं कि जी कि मेहनत जो है कामयाबी की कुंजी है, वक्त की पाबंदी भी कामयाबी की कुंजी है। मुख्तलिफ फैक्टर जिस तरह से हम पढ़ते चले आए हैं, इन पर छोटे होते मज़ामीन लिखते आए हैं, ये सारी एक बात है। लेकिन इसके अंदर एक बुनियादी सवाल भी है कि कामयाबी कितनी रिलेटिव टर्म है और कामयाबी है क्या, हर एक की क्या डेफिनेशन कामयाबी की मुख्तलिफ है। कोई शख्स थोड़ा हासिल करके भी अपने आप को कामयाब फील करता है, कोई बहुत ज़्यादा हासिल करके भी सोच रहा होता है कि जी कि सितारों पर कमंद ही डालनी है, हमने पता नहीं क्या करना है, और वो फिर भी कामयाब नहीं है। और क्या सेल्फ सेटिस्फेक्शन को हम कामयाबी का नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते? कई चीज़ें हैं ना कि एक शख्स है वो 40,000 कमा रहा है, वो आपसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, आप 4 लाख कमा रहे हैं और आप उतने मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं, मुतमईन नहीं है, या आप अपनी जिस पोजीशन में आप उससे अभी तक सेटिस्फाई हुए ही नहीं, आप कहते हैं कि मैंने इससे भी आगे बढ़ना है, और शायद कामयाबी आपकी उससे भी आगे बढ़ना ही है। लेकिन ज़िंदगी में कामयाबी जो है उसकी ख्वाहिशमंद जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मुस्कुराहट, अपने ख्वाबों का ताक़ुब और मुस्बत सोच, जिस्मानी सरगर्मी और खुश लिबासी जैसी आदत जो हैं वो भी अपनाते हैं, और उसमें भी जो है ना अपने आप को कामयाब तसव्वुर कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें अगर अपना लें तो कामयाबी ही कामयाबी है। बस यही एक अहम बुनियादी सवाल यह है कि कामयाबी की डेफिनेशन क्या हर शख्स के लिए मुख्तलिफ है? अगर मुख्तलिफ है तो क्या कोई पैमाना है कि हम कामयाबी का अंदाज़ा लगा सकें उस पैमाने की मदद से कि जी कि ये शख्स कामयाब है और नहीं? और दूसरा, ये बड़ी अच्छी बात है अगर हम देखें कि जी कि ख्वाब बड़े रखने चाहिए, आपने जो अचीव कर लिया अब उससे आगे की तरफ देखें। लेकिन क्या ये एक बात जब हम इसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं तो हमारे मिजाज में से सेटिस्फेक्शन वाला एलिमेंट कहीं माइनस तो नहीं हो जाता है कि हम कभी भी मुतमईन नहीं हो रहे होते हैं कि जी कि नहीं अभी तो आगे मंजिल है? तो ये काफ़ी चीज़ें मोटिवेट करने के लिए बड़ी अच्छी बात है कि बड़े ख्वाब होने चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए कि जी कि आपने उसकी दौड़ में एक हासिल कर लिया, आगे चले जाएं, ये कर लें वो कर लें, लेकिन क्या उसमें से आप इत्मीनान ही अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर कामयाबी क्या है? तो हम कोशिश करेंगे यही सारे सवालात जो हैं गुत्थी जो है ये सुलझाने की बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद मौजूद हैं, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, कामयाबी क्या है? आपके लिए कामयाबी मुख्तलिफ होगी, मेरे लिए कामयाबी मुख्तलिफ होगी, तो फिर कामयाबी का कोई पैमाना हम सेट कर सकते हैं कि ये कामयाबी है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब से इंसान इस दुनिया में आया है ना, उस वक्त से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इंसान कामयाब कैसे हो। अच्छा, अब अगर ये सवाल का जवाब इतना आसान होता तो इतने करोड़ों सालों से इंसानी शऊर तरक्की कर रहा है तो अब तक इसका एक हतमी फैसला हो चुका होता, और हमें पता होता कि बच्चा जब पैदा होता तो साथ ही हम उसको एक छोटा सा एक सफ़े पे लिख के दे देते कि बेटा जिंदगी में ये कामयाबी है और ये तुमने अचीव करनी है, ये यार्ड स्टिक है उसकी। तो मुझे तो इस उम्र में अब जाके ये समझ में आया है कि कामयाबी की डेफिनेशन हम 2 रेफरेंसेस से कर सकते हैं। ठीक है। हम ये समझते हैं कि जब हमारी मौत आएगी तो हम ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं होगा, तो फिर हमारी कामयाबी की डेफिनेशन वो होगी जिसमें मौत से पहले वाला ये जो वक्त है ना, इस वक्त के अंदर हम मैक्सिमम अचीव कर सकें। ठीक है। और अगर हम ये समझते हैं कि मौत के बाद हम ख़त्म नहीं होंगे बल्कि मौत के बाद एक और ज़िंदगी शुरू होने वाली है, और पूरी हमारी लाइफ के स्पेक्ट्रम के अंदर ये 60-70 साल का जो टाइम है ये सिर्फ एक छोटा सा पीरियड है, बल्कि इसके बाद एक और बहुत लंबा पीरियड भी शुरू होने वाला है। देखिए, जो हमारी गुफ्तगू है ना, ये सिर्फ एकेडमिक गुफ्तगू और बराए गुफ्तगू नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर है मेरा और आपकी जिंदगी का और बका का। हमें सबसे पहले ये फैसला करना है कि हमें उस ग्रुप और उस बेंच में शामिल होना है जो ये समझते हैं कि मौत के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर ये बात है फिर तो हमारे आइडियल्स होंगे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, फिर हमारे आइडियल होंगे कारून, हमारे आइडियल होंगे फिरौन। मैं उनको मिला नहीं रहा, यानी जिन लोगों ने दुनिया के अंदर मैक्सिमम अचीव कर लिया इन टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ अथॉरिटी, इख्तियार, ताकत, शोहरत, इज्जत, ये सब कर लिया, फिर तो ये होंगे।
लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि नहीं मौत के बाद एक जिंदगी है, तो फिर हमारी कामयाबी की डेफिनेशन के लिए हमें फहम खुदाबंदी से मदद लेनी पड़ेगी। और फहम खुदाबंदी जो खुदा पाक का फहम है वो कुरान की शक्ल के अंदर बिल्कुल क्लियर आयत है, यानी उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। सिंपल सी एक आयत है जिसका मफहूम ये है कि तुम में से जो शख्स जन्नत में जाने में कामयाब हो गया और जहन्नुम से उसने अपने आप को बचा लिया, वो कामयाब हो गया। वह फौज का मतलब कामयाब। तो लिहाजा ये बात हमारे जहन में बिल्कुल कोई इसमें कोई हाफ हार्टेड और एक हौच पौच नहीं होना चाहिए। अगर हमने मौत के बाद की जिंदगी, जो कि अल्लाह देखें कुरान की जो बेशतर आयात है और मक्की आयात सारी जब लोगों का बनाया जा रहा था तो सारी में बेसिक कॉन्सेप्ट यौमुद्दीन का था, यानी आग जो है आखिरत में एक मैदान में तुम्हें इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा तुम्हारे जो जो किए का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। लिहाजा इस बैकग्राउंड के साथ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें बिल्कुल जितनी जिंदगी अल्लाह पाक ने इस दुनिया में दी है, इस जिंदगी में आसानी के साथ, सहूलत के साथ और एक खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारने की कोई नफी नहीं है। पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए जो जो स्किल्स हासिल करनी चाहिए वो जरूर स्किल्स हासिल करनी चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो आपको टीचिंग स्ट्रेटजीज आनी चाहिए। अगर आप मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं तो वो जो भी हैं वो सब सीखना चाहिए। लेकिन तो अपनी कामयाबी नहीं समझना चाहिए। आपके पास अरबों रुपया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अरबों रुपए की मौजूदगी की वजह से अपने आप को कामयाब समझना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। लिहाजा वो तमाम चीजें जो आखिरत के अंदर हमें अल्लाह की आंखों के सामने सुरखरू करती हैं, वो सारी की सारी चीजों को जिंदगी में इख्तियार करके उन वर्चूज को इख्तियार करना, जो कि ईमान है, जो कि सच्चाई है, जो कि दयानतदारी है, इन सारी वर्चूज को हासिल करने का नाम कामयाबी। और इसकी एक और भी डेफिनेशन है। आप मुझे कोई और सवाल पूछेंगे तो मैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं असल कामयाबी यकीनन यही है, लेकिन इस कामयाबी के लिए कुछ आदत भी होती है कि इंसान को वो आदत अपनानी चाहिए ताकि हम इस ज़िंदगी में वो आदत अपनाएं, ताकि हमें जो ये असल जो कामयाबी है वो हम हासिल कर सकें। वो आदत कौन सी होनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए उसके लिए वैसे तो एक ज़िमनी बहुत तफसीलात हैं जो ह्यूमन कैरेक्टर को डिस्क्राइब करती हैं, पॉजिटिव ह्यूमन कैरेक्टर को, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी एक निशानी बता देता हूँ। वो ये है, एक एटीट्यूड होता है कि मैं हासिल कर लूं, मैं लेने वाला बन जाऊं, और एक एटीट्यूड है मैं देने वाला बन जाऊं। तो देने से मुराद सिर्फ पैसे नहीं है, देने से मुराद मोहब्बत भी है, ख्याल भी है, सच्चाई भी है, इल्म भी है, हिकमत भी है। यानी दो एटीट्यूड हैं जिंदगी के। एक वो है कि मैं हासिल कर लूं, मैं चीजें हासिल कर लूं। ये जो मैं हासिल करने वाला एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड सूट करता है उसको जिसका ख्याल है कि मौत तक की मेरी जिंदगी है। और देने वाला जो एटीट्यूड है, लिहाजा इसकी ज़िमनी तफसीलात क्या हैं, इसमें पड़े बगैर एक मोटी सी बात हम देख लें कि मेरे रवैये के अंदर लालच है या ईसार है। ठीक है, मेरे तो देने वाला हूं मैं या लेने वाला। और इसको आप देख लें हर चीज में, अगर हम अपने रवैये को किसी तरीके से गिविंग, देने वाला बना लें, ऊपर वाला हाथ बन जाएं, तो मेरे ख्याल में कामयाबी उसका बाई प्रोडक्ट है। देखिए कामयाबी एक मंजिल नहीं है, कामयाबी सही जिंदगी गुजारने का नतीजा है। बुनियादी तौर पे कामयाबी की कोशिश करना एक अलग से मेहनत नहीं है। अगर हम अपने वक्त को, अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारें तो, और सही तरीके की एक यार्डस्टिक बनाई है कि हमारी जिंदगी मुसलसल देने वाले एटीट्यूड के अंदर गुजरे, तो इसका बाई प्रोडक्ट जो होगा वो कामयाबी होगी। ठीक है, ठीक है प्रोफेसर साहब, अगर हम दुनियावी मामलात के अंदर देखें, क्योंकि जिस तरह से आपने फरमाया कि कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, आप मतलब कि ये बाय प्रोडक्ट है, आपने बात सारी की, लेकिन क्या फिर हम इसको इत्मीनान मतलब कि मुतमईन होने और गैर मुतमईन होने से जोड़ सकते हैं कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर मतलब सेटिस्फाई है अपनी ज़िंदगी से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, तो शायद वो कामयाब है, या डिससेटिस्फेक्शन का बहुत ज़्यादा एलिमेंट है तो हम उस शख्स को कामयाब नहीं करेंगे, कहेंगे इसका पैसों से लेना देना कोई नहीं है? जी बिल्कुल, ये जैसे आपने बताया ना, ये वो है जैसे टेम्परेचर आप थर्मामीटर मुंह में रख के देखते हैं कि 98.6 टेम्परेचर, इसका मतलब बुखार नहीं है। तो अगर एक आदमी पुरसुकून है तो ये इस बात की निशानी है कि वो कामयाब है। और इसके बारे में जी, और इसके बारे और सुकून हासिल करना भी एक्चुअली कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि बहुत या कोई हमारी कामयाबी हुई, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी सारी जिंदगी बेसुकून रही है, बेसुकून सेंस के अंदर रही है कि उनका पैशन इतना स्ट्रांग था,
और उनके अंदर हर वक्त एक आग लगी रहती थी और वो हर वक्त जो है एक मुसीबत तो नहीं कहना चाहिए, हर वक्त एक जो चैलेंज के अंदर रहते थे। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो सुकून है ना, ये सुकून एक तरह का पैरामीटर है कि जिस क्लियर करते हैं कि आप कामयाबी के रास्ते में हैं। और देखिए इस वक्त तो साइंटिफिक स्टडी, सोशल साइंसेज के अंदर रिसर्च ने किया है, मैं अब इस वक्त टाइम नहीं है वरना मैं आपको रेफरेंसेस भी बता सकता हूँ कि पुरसुकून होना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी अमाउंट ऑफ वेल्थ के साथ। अच्छा, तो अगर वेल्थ से होता तो वेल्थ वाले लोगों के अंदर डिप्रेशन ज्यादा क्यों होती? मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि हक पैसे कमाने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी कहते हैं कि ज्यादा अमीर आदमी को रात को नींद भी नहीं आती है, ये आमतौर पर कहा जाता है जी। बस वो डिपेंड करता है वो हलाल के पैसों से है या कि वो उस तरह से नहीं है। तो इसलिए पैसे की हम नफी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हक हलाल से आप जितने मर्जी पैसे कमाइए, लेकिन मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ उस पैसे के हासिल करने को ही कामयाबी समझ लेना, ये बहुत बड़ी हमाकत है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर हम बात करें जिस तरह से कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि मुस्कुराहट और जो खुश अखलाकी है वो ही हमारे मतलब जो होती है वो कामयाबी होती है कि किसी की शख्सियत में है, तो आप क्या समझते हैं ये काफ़ी हद तक बात दुरुस्त है? ये एक टूल है और एक तरह की एक क्या कहना चाहिए एक करैक्टर का एक सिफ्त है। और आपको और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि किसी ने पूछा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में क्यों तशरीफ़ लाए थे, तो गालिबन उसका मफ़हूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला इखलाक के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। तो ये तो उसवाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और शायद आप एक बात आपको और बड़ी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, आपको ये बात आपको पहले मालूम भी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक मुस्तकिल सुन्नत है ना, वो मुस्कुराना है। मुस्कुराना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कुछ बहुत ही मखसूस मौके के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर एक दिलावेज मुस्कुराहट रहती थी। लिहाजा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट को कायम रखना एक मुश्किल हालात के अंदर भी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा की पैरवी है। तो मुस्कुराहट तो सवाब का काम है और मुस्कुराहट चेहरे पे ना रखना मगर इसी कॉन्टेक्स्ट में गुनाह का काम है। अगर आप चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो गुनाह है। यानी अब मैं समझ रहे हैं ना कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में। प्रोफेसर साहब आपके इस हवाले ने, आपकी इस बात ने जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उनके चेहरों पर जो है ना वो मुस्कुराहट ले आई है आपकी ये बात, और ये भी कार खैर है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हमने ये कंक्लूड किया कि कामयाबी आपके पर्सनल मतलब कि आपके इंटरनल सेटिस्फेक्शन के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। आप कितने पुरसुकून हैं, कितने मुतमईन हैं, यही असल कामयाबी है। बहुत अच्छा समअप किया है कि कामयाबी जिस तरह से उन्होंने दो हिस्सों में बताया ना कि एक तो है कि मौत के बाद हम कहें कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है तो वो अपनी दुनिया में जितनी भी वो कमाल है या कुछ भी कर ले तो वो कामयाबी तस्वर की जाती है। लेकिन असल जो कामयाबी उन्होंने कहा कि वो उसकी है जो कि आप कह लें कि जी इस ज़िंदगी के बाद जो अगली ज़िंदगी आपकी शुरू होगी वो अगर उसमें आप जैसे रास्ते आप जाते हैं आगे तो फिर वो असल कामयाबी है। बिल्कुल ऐसे ही है। चले हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बलूचिस्तान का जिक्र कर लेते हैं और वहाँ तब्दीली आज जो है पहले आ गई थी लेकिन आज पता लग जाएगा कि कमान जो है वो सूबे की मिलने जा रही है अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो साहब को। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की वज़ारत आला के लिए मुख्तलिफ मुखालिफ गिरोह के उम्मीदवार और साबिक स्पीकर असम्बली मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो के मुकाबले में किसी की जानिब से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए हैं, जिसकी सूरत में अब उनका इस ओहदे पर इंतखाब यकीनी सा हो गया। बिल्कुल, जिस तरह से बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी है आज, तो वज़ीर आला की हैसियत से बिला मुकाबला इंतखाब के बाद वो शाम को गवर्नर हाउस में अपने ओहदे का हल्फ भी उठाएंगे और ये दूसरी बार होगा कि वो अपनी पार्टी की अंदरूनी बगावत की क़यादत के बायस वज़ीर आला का ओहदा संभालेंगे। वो पहली मरतबा सन 2018 में बगावत की क़यादत करते हुए वज़ीर आला बने थे। हमसे हाँ जी, मुस्लिम लीग नून का वो मामला था सनाउल्लाह ज़हरी साहब से और उसके बाद ये वज़ीर आला बन गए थे। फिर अभी हम जाम कमाल साहब को देख लें, वज़ीर आला थे और बज़िंजो साहब जो थे वो स्पीकर थे। अब उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया और इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, जिसके बाद इनका नाम सामने आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी बलूचिस्तान की उनको थोड़े से एतराज़ात थे, लेकिन उसके बाद परवेज़ खटक साहब ने बात की है और साथ ही हम बात करें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने बात की है तो उन्होंने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है। और दोनों अगर हम सियासी बगावतों में देखें तो बलूचिस्तान असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ़ की मुआवनत जो है वो इन्हें हासिल रही है और आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि इन्होंने वोट्स लेने हैं सिर्फ और इन्होंने साबित करना है कि मेरे पास एतमाद है इस असम्बली का
और इस हाउस का, जिसके बाद वो बाकायदा तौर पर वज़ीर आला बन जाएंगे बलूचिस्तान के, और इतने कम अरसे में 2 दफ़ा वज़ीर आला वही बन रहे हैं बलूचिस्तान के। हमजा, वैसे मैं ये सोच रही थी कि जैसे एक दफ़ा पहले भी वो इसी तरह बगावत हुई और वो बने, और फिर अब दूसरी दफ़ा अपनी ही पार्टी के अंदर इस तरह से हुआ और वो मतलब बनने जा रहे हैं, आज बन भी जाएंगे यकीनी तौर पर, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो है वो कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। हाँ जी, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो ये लगता है कि जैसे बलूचिस्तान में रीत ही बन जाएगी कि उसके अंदर यही कुछ हमें देखने को मिलेगा आगे भी। ऐसी तब्दीलियाँ बलूचिस्तान से आती रहती हैं और उसका सियासी तौर पर जो है बड़े असरात भी हुआ करते हैं। यही बात समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। मज़हर अब्बास साहब, मामला तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है मीर अब्दुल कुद्दूस बंजीचो साहब के हवाले से कि किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, फ़ैसला उनके हक़ में ही होगा, उनको एतमाद भी हासिल हो जाएगा। लेकिन बुनियादी सवाल आवाम का एक होता है कि तब्दीली क्या आएगी, फ़र्क क्या पड़ेगा, वही लोग होंगे, उन्हीं लोगों की हिमायत होगी, तो क्या हासिल क्या होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। हासिल कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह जाम कमाल साहब आए थे उसी तरह अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो साहब आ गए। जिस तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी थी, वो सारे इवेंट्स अगर हम 2018 ऑनवर्ड्स देखते चले जाएं, तो बदकिस्मती है एक ऐसे सूबे की जिसको सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। वहाँ अगर सियासी अदम इस्तेकाम रहता है, और इसमें इसके बहुत से अवामिल हैं, लेकिन इसमें एक जो हमारी सियासी जमातों का जो इशू है वो भी अपनी जगह है, जिस तरीके से चीज़ें हैंडल की जाती हैं, तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी। अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो साहब बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते या किसी इंतखाब के ज़रिए अमल में आते, जब तक बलूचिस्तान की सियासी जमातें संजीदगी नहीं दिखाएंगी, जब तक आउटसाइड इंटरफेरेंस बलूचिस्तान के अंदर नहीं ख़त्म होगी, उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो साहब, ज़ाहिर है अब उनके पास वक्त कितना है, मेरा ख्याल है डेढ़ साल रह गया है, 1.5 साल से ज़्यादा तो नहीं है। तो बेहतर होता चाहे जाम कमाल साहब ही रहते। जाम कमाल साहब का इशू जो मैंने मालूम किया, तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड का प्रॉब्लम उनका ज़्यादा था, जिसकी वजह से बहुत से MPs जो है वो उनसे नाराज़ रहते थे। हालांकि कोई उन पे मेजर एक्विजिशन नहीं है जाम कमाल साहब पे, कोई बहुत ही उनके खिलाफ कोई बदउनवानी का कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है बलूचिस्तान की असम्बली को साथ लेके चलना, अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलना, और बलूचिस्तान की जो रिवायात हैं उसमें एक बड़ी रिवायत ये है कि आपके पास कोई आता है तो आप उससे किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह मिलते हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, और उसने कंट्रीब्यूट किया, और अल्टीमेटली तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है जाम कमाल साहब अपनी वजारत आला नहीं संभाल सके। बहुत बेहतर होता अगर वो बहुत पहले ही खुद ही इस्तीफा दे देते, जो उन्होंने बहुत बाद में किया, मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होता। बिल्कुल। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, हम अगर बलूचिस्तान की सियासत की बात करें तो उसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, किस रुख जाती देख रहे हैं आप? और दूसरा ये कि अब जिस तरह से मीर हासिल बज़ंजो हैं और जिस तरह से पहले हमने देखा कि जाम कमाल साहब हैं, इन दोनों में एग्जैक्टली, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए? देखिए, अभी फ़र्क का मसला नहीं है। मसला ये कि बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स से जिस तरीके से एड्रेस होती है, मुझे आज भी याद है जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो बलूचिस्तान में डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब और सनाउल्लाह ज़हरी साहब के दरमियान जो चीज़ रही, और उसका अल्टीमेट सोल्यूशन ये निकाला मियाँ साहब ने कि जी 2.5 साल उन्होंने डॉक्टर अब्दुल मालिक को दिए और 2.5 साल उन्होंने सनाउल्लाह ज़हरी। इस तरह कोई भी सूबे इस तरह नहीं चला करते। डॉक्टर मालिक साहब बहुत उन्होंने बड़ी कोशिश की बलूचिस्तान में उन ग्रुप से बात करना, अस्करियत पसंदों से बात करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने चीज़ों का सियासी हल निकालने की कोशिश की। लेकिन जब तक आप एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाते बलूचिस्तान में, उस वक्त तक चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। और मैंने फिर कहा कि इसकी बहुत जिम्मेदारी बलूचिस्तान की सियासी जमातों को भी जाती है।
वो जब तक इस चीज़ की तरफ संजीदगी नहीं दिखाएंगे, और सिर्फ यही होगा, अभी आपको देखिएगा, अभी आप अब्दुल कुद्दूस बिदंजो साहब को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, उनमें बलूचिस्तान के मसाइल नहीं होंगे, एग्जैक्टली उनमें बलूचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के मसाइल होंगे। उसमें बलूचिस्तान में जी डेवलपमेंट फंड्स जो है जितनी जल्दी आप MPS को देंगे वो मसाइल होंगे। तो मेरा ख्याल है जहाँ हमारी पूरी सियासी अदम इस्तेकाम हमें नज़र आ रहा है इस्लामाबाद से लेकर बलूचिस्तान तक, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मेरा ख्याल है हमारे यहाँ बड़ी संजीदा डिबेट की ज़रूरत है कि हम आखिर बढ़ना किस तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक तरफ हम ये इमेज बनाने की कोशिश करते हैं जी पाकिस्तान इज़ अ वेरी सेफ कंट्री और महफूज मुल्क है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन इस्लामाबाद के इमेजेस देखें, पॉलिटिकल क्राइसिस देखें, तो वो एक दूसरी पिक्चर हमें पेश करता है। मेरा ख्याल है ओवरऑल इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। ठीक है मज़हर साहब, इस्लामाबाद का आप जिक्र कर रहे हैं और बलूचिस्तान में जब तब्दीली आ रही होती है, हमने मतलब हाल में यही देखा है कि वो इस्लामाबाद के अंदर भी थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो रही होती है और इस्लामाबाद के लिए भी कुछ मुश्किलात जो हैं जन्म ले रही होती हैं। अभी हम सूबाई क़यादत की बात करें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो नाराज़ थी लेकिन उसको मना लिया गया परवेज़ खटक साहब की जानिब से, सादिक संजरानी साहब की जानिब से। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई मामला बलूचिस्तान की हद तक ख़राब नहीं है या फिर मरकज़ में ख़राब नहीं होने जा रहा है? नहीं, इतनी जल्दी तो हम नहीं कह सकते कि कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उस लिहाज से कि बलूचिस्तान जो हमने 2018 में देखा था जी, अब जाम कमाल साहब भी अच्छी तरह जानते हैं, कुद्दूस बिदंजो साहब भी अच्छी तरह जानते हैं, सादिक संजरानी साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि बलूचिस्तान में जो 2018 में क्राइसिस था, वो क्राइसिस किसने क्रिएट किया, क्यों क्रिएट किया, और उसके नताइज क्या बलूचिस्तान के लिए बहुत अच्छे आए, तो उसका जवाब नफ़ी में होगा। उसमें जो है ये तो है कि आप सादिक संजरानी साहब आज चेयरमैन सेनेट बने बैठे हैं, जाम कमाल साहब वज़ीर आला हो गए और अब अब्दुल कुद्दूस बिदंजो साहब, इन सारे क्राइसिस में ये सारे लोग बताएं कि इसमें बलूचिस्तान का कितना भला हुआ है, इसमें बलूचिस्तान में कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट आई है, बलूचिस्तान में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी बिना पे ये सब चीज़ें हुई हैं। तो अगर इसका एनालिसिस किया जाए और संजीदगी से एनालिसिस किया जाए तो मेरा ख्याल है बलूचिस्तान को नुकसान हो रहा है, बलूचिस्तान को नुकसान हुआ है, और अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे तो सबसे ज़्यादा नुकसान खुद बलूचिस्तान और उसके अवाम को होगा। बिल्कुल ठीक है मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जिस तरीके से वो कह रहे थे कि शायद कुद्दूस बिदंजो साहब जो हैं उनका भी फोकस अब इसी पे ही होगा कि मैंने जो मेंबर हैं सूबाई असम्बली के, उनको किस तरीके से खुश रखना है और उनके जो एतराज़ात जाम कमाल साहब पर थे वो मुझ पर ना हो और इतने अरसे में वो क्या तब्दीली बलूचिस्तान वालों के लिए ला सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन पर मुश्तमिल बेंच ने गली मोहल्लों के तजावुज़ात से मुतालिक तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया और तहरीरी हुक्म के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर और DMCs गली मोहल्लों, फुटपाथ्स और सड़कों से तजावुज़ात का खात्मा करेंगे और रिपोर्ट पेश करेंगे। बिल्कुल ऐसी, और बताया जाए कि हर हुदूद में तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक क्या पेशरफ्त हुई है, जबकि अगले सेशन में तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स DMC रिपोर्ट्स के हमरा खुद पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध भर के तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर्स को भी तलब कर लिया और तहरीरी फैसले के मुताबिक तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर्स अपने अपने इलाकों की रिपोर्ट जमा कराएंगे और गली मोहल्लों और ख़ास तौर पर अगर बात करें फुटपाथ्स की और सड़कों के इतराफ़ की जो तजावुज़ात हैं उन्हें फ़ौरी ख़त्म भी करेंगे। बिल्कुल ऐसे है। सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात कर लेंगे। हमारे साथ बशीर सिद्दीकी साहब सीनियर डायरेक्टर हैं एंटी इंक्रोचमेंट सेल के। बशीर सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सिद्दीकी साहब, फैसला आ गया, तहरीरी फैसला भी सामने आ गया, अब किस तरीके से लाएअमल बनाया जाएगा, आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है, उसको कैसे पूरा किया जाएगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। असल में हुआ ये कि चीफ जस्टिस साहब के जो ये ऑर्डर्स हैं ऑलरेडी, ये 2018 में ऑर्डर्स
आ चुके हैं चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के। उसके बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो जस्टिस गुलजार साहब ने एक बहुत खूबसूरत ऑर्डर किया CP9 के अंदर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किसी भी जो है पार्क में, ग्राउंड में, फुटपाथ के ऊपर और नालों के ऊपर किसी किस्म की तजावुज़ात कायम नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी ऑर्डर्स को कंप्लाइंस करते हुए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जो है बड़े बड़े ऑपरेशन इस कराची शहर में किए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के 7 अजला में जो है वो ऑपरेशन जारी हैं और इसकी रिपोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने मांगी है, वो इंशाल्लाह ताला हम सबमिट करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो अभी पूरा गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला तमाम क्लियर कराया गया है इसमें। अच्छा देखिए साहब, अगर हम नस्ला टावर की बात कर लें तो उसको गिराने की जो इलामती हैसियत है वो बहुत ज़्यादा है, क्या इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ज़्यादा जोर भी दे रही है इसके ऊपर? नहीं देखिए, नस्ला टावर की कुछ अलग इस सेशन से अलग है। कुछ नस्ला टावर जो है मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो नाजायज़ नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने उसको 270 जो स्क्वायर फीट है वो जो है सर्विस रोड पे बना दिया गया है, लेकिन किसी भी इमारत को अगर केक की तरह नहीं काटा जा सकता, क्योंकि जिस तरह अगर केक को हम उसमें से 1100 गज का ये प्लाट है तो इसको हम जो है 270 केक की तरह शुरू, बिल्कुल जब इस इमारत को हम मसमार करना शुरू करेंगे तो इसके पिलर वगैरह ये सब डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए पूरी इमारत के लिए ऑर्डर्स है, ऐसे चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स हैं कि इसमें से 270 स्क्वायर फीट या गज जो भी जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो है घिरा हुआ है वो उसको सिर्फ मसमार किया जाए। लेकिन जाहिर बात है कि उसको पूरी इमारत को मसमार करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी जो है तमाम आज इसको सील किया जाएगा, इसमें तमाम पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं और वहाँ से लोगों ने मुनक़ता है बिल्कुल। और अब मेरे ख्याल में 1-2 फैमिली है वो जो अभी 12-1 बजे का उन्होंने टाइम मांगा है कि 12-1 बजे तक हमको टाइम दिया जाए, वो भी अपना सामान निकाल के ले जाएंगे। अच्छा सिद्दीकी साहब, आप लोगों को एतराज़ ये होता है कि हम लोग तो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो आगे से रेजिस्टेंस होती है, फिर हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ रहा है और माजी में भी हमें यही फेस करना पड़ा है। लेकिन आप खुश होते हैं जब अदालत का फैसला आ जाता है कि चले हमारे साथ अदालत का फैसला खड़ा है, अब इदारों को भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। अदालती फैसला ये भी अब आ गया, बड़ा जामे फैसला है, तहरीरी फैसला भी सामने आ गया। इसके बाद तजावुज़ात का खात्मा करने में आप क्या समझते हैं, कितनी आसानी होगी आपको या मुश्किलात तो बहरहाल वहीं मौजूद रहेंगे? असल में आपका बहुत अच्छा, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करना बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। और जबकि कब्ज़ा माफिया इस शहर कराची पे अरसा 40-45 साल से काबिज हो, ये जो ऑर्डर्स ये जो ऑर्डर्स आए हैं चीफ जस्टिस साहब के, ये ऑर्डर्स कंप्लाइंस हर इदारे को करना पड़ेगा। कराची के जितने भी कराची के इदारे हैं उनको ये सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर को कंप्लाइंस करना पड़ेगा। तो तमाम इदारे एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ये जितने भी ऑपरेशन हैं सब सक्सेस हो जाते हैं। अगर हम कहीं भी और आपकी बिल्कुल बजा बात है कि इसके अलावा हम जहां भी जाते हैं हमें मुश्किल आती है, परेशानी आती है, कभी कोई इदारा जो है वो पहुंच नहीं सकता, कोई लेट आता है या उसकी वजह से एक तो मदद नहीं कर रहे होते। जरा प्लीज ये भी कंफर्म कीजिएगा, अगर आप जवाब दे सकें तो कुछ सियासी प्रेशर भी आ रहा होता है जिस वक्त आप लोग जाते हैं, कोई इमारत है मुनहदिम करने के लिए, कोई एंटी इंक्रोचमेंट सेल जब जा रहा होता है तो कोई सियासी मुदाखलत हो रही होती है, वो भी आप लोगों को फेस करनी पड़ती है, अगर आप जवाब दे सकें। देखिए मैंने आप जिस तरह कहा ना कि एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव करना बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि जैसे आप नंगे पांव तलवार पे चलें, और उसमें सिर्फ ये नहीं, हर आदमी पॉलिटिकल अम्ब्रेला तो लेकर मौजूद होता है जब वो कोई जगह घेरता है, कोई चीज करता है। आज क्या नाम कहते हैं, हमारी एक ड्राइव अभी आपके चैनल के तवज्जुह से अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि अभी कार्रवाई हुई नहीं है, वो कार्रवाई होने जा रही है कि रातों रात क्या नाम कोरंगी के अंदर सर्विस रोड पे 5 दुकानें बना ली गई हैं। आज हम उनसे मसमार करने जा रहे हैं थोड़ी देर में। तो ये ऐसा कब्जा माफिया है जो कि किसी से डरता नहीं है। और लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब के अगर ये ऑर्डर नहीं आता तो शायद हम उसको जाके नहीं तोड़ सकते थे। और अब चीफ जस्टिस साहब के जब ये ऑर्डर आ गए कि फुटपाथ, तो तमाम इदारे जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। इंशाल्लाह ताला अब कराची आपको बहुत जल्द खूबसूरत नजर आएगा, कराची से तजावुज़ात खत्म होगी, क्योंकि आज अभी जिस तरह आपने अभी जिक्र किया, तमाम म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी बुलवा लिया कि अपनी रिपोर्ट के साथ
अगर रिपोर्ट सबमिट होगी उसके अंदर, और रिपोर्ट के अंदर हो सकता है वो बरहम भी हो किसी बात पे कि ये रिपोर्ट जो है आपकी, क्योंकि वो कराची में उनका मैंने ये देखा है उनके अदालत के अंदर कि वो कराची के बारे में बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो कराची की एक एक जगह से वाकिफ हैं, तो वो फिर वो रिपोर्ट को मुस्तरद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि बहुत जल्द जो कराची खूबसूरत मतलब दिखेगा हम लोगों को भी, तो लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक कितना अरसा लग जाएगा इस ऑपरेशन को? देखिए इंशाअल्लाह ताला जो मुझे उम्मीद है जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही, तमाम इदारे एकजा होकर काम कर रहे हैं, 40-45 साल का बिगाड़ है, इसको 6 महीने साल तो तकरीबन लगेंगे, क्योंकि देखिए इमारतें मसमार हो रही हैं। 8-9 महीने से हम गुजर नाले पे, औरंगी नाले पे 9 महीने लग गए तकरीबन गुजर नाले पे, औरंग पे। कराची खूबसूरत बनने को जा रहा है। और अगर अभी आप गुजर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद का विजिट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी एक अच्छी जगह पे, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है कराची शहर का, जो गंदगी है वो चेंज हो रही है। लेकिन ये स्लोली अचानक वो इस तरह नहीं होगा कि किसी तरीके से किसी शॉप का दरवाजा खोला और वो शॉप। अच्छा ठीक है सिद्दीकी साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आप खुद फरमा रहे हैं कि 4 से 5 दुकानें तो रातों रात बना दी गई हैं, आप लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप लोगों पर एक एतराज़ ये भी आता है कि एक दफ़ा तो आपने वहाँ पर जाके दुकानें, इमारतें मिस्मार कर दी, लेकिन उसके बाद कोई चेक नहीं रखा जाता आप लोगों की जानिब से, और तजावुज़ात फिर से वहाँ पर कायम कर दी जाती हैं। इसको कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे, इस एतराज़ को? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही होता है। उसकी वजह ये होती है कि इससे पहले जो भी कार्रवाई हम करते रहे, आप बिलीव करेंगे कि अगर हम कहीं पर ऑपरेशन करते थे तो हमारे चले जाने के बाद वो दोबारा आ जाते थे, या हमारे चले जाने के बाद वो हमारे जो हम जिसको मसमार करके जाते वो दोबारा बनाना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनको मुख्तलिफ लोगों की, जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया, उनको सरपरस्ती हासिल थी। उनको पता था कि रिंग बैक नहीं करेंगे, इन पर हम प्रेशर डाल देंगे, कोर्ट में जाके वो स्टे ले आते थे दूसरे दिन। तो ये बहुत सारी हाई कोर्ट के तकरीबन 150 से 200 स्टे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किए हैं, जो कि नालों के ऊपर थे। तो ये मुख्तलिफ जावियों से ही काम कर, जैसे आज हमने एक्शन लिया था, ये जो हमने कोरंगी की 5 दुकानें आज से 6 या 7 दिन पहले मसमार कर दी थी, लेकिन दोबारा उन्होंने एक ही रात के अंदर यानी बनाना शुरू कर दी। तो ये इन्फॉर्मेशन जारी बात है थोड़े दिनों में पहुंचती है, 4 दिन के बाद पहुंची, लेकिन हम उस पर आज वहां पर भी एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, और तजावुज़ात का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और तमाम इदारों को इस पर काम भी करना पड़ेगा, और आम आदमी तो ये कर ही नहीं सकता। मतलब आम आदमी तो बेचारा अपने घर की दीवारें बचा ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आम आदमी किस तरह से जाकर कब्जा कर सकता है, ये एक सियासी हम सब जानते हैं कि पुष्पनाही भी होती है, सरपरस्ती भी होती है, जिसके बाद ये सारे मामलात हो रहे होते हैं। खैर हम आगे चलते हैं और एक स्टेडियम की बात करते हैं। मेल्सी में स्टेडियम ना होने की वजह से खिलाड़ियों को खेलों की सरगर्मियां जारी रखने के लिए शदीद मुश्किलात का जी सामना था। बिल्कुल, वोट लेकर इक़्तिदार के जो है आला ऐवान में पहुंचने वाले अवामी नुमाइंदे भी स्टेडियम ना बनवा सके, मगर मेल्सी के जो रिहायशी हैं और हांगकांग क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी हैं, इरफान अहमद, उन्होंने करोड़ों रुपए मालियत की ज़मीन देकर स्टेडियम बनाने का एजाज़ जो है वो अपने नाम कर लिया। क्या बात है आप जी, खुद से हम ये बना लेंगे कि हमें अब किसी से उम्मीद नहीं रही है, और उसके बाद उन्होंने ये अपने इलाके के लिए काम किया। और बड़ा ज़रूरी और अहम काम होता है कि जब हमारे नौजवान, हमारे बच्चे जा रहे होते हैं और वो ग्राउंड्स में खेल रहे होते हैं, होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आबाद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होंगे तो आबाद होंगे। खैर उन्होंने जो काविश की है मेल्सी से, महर मोहम्मद जो यामीन है वो हमें बताएंगे। महर मोहम्मद यामीन, बताइएगा, अपनी तरफ से ये काविश की गई है, कैसा स्टेडियम है ये? जी बिल्कुल, मेल्सी में स्टेडियम ना होने से खिलाड़ियों को खेलों की सरगर्मियां जारी रखने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना था, उनका टैलेंट भी ज़ाया हो रहा था। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हांगकांग क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इरफान अहमद ने अपनी मदद आपके तहत अपने ही रकबे में 4 एकड़ पर मुश्तमिल एक स्टेडियम बनाया है, जो कि ये मेल्सी के नवाही इलाका मौजा तिलोकपुर के रहायशी हैं, और उन्होंने खिलाड़ियों को सहूलियत फराहम की हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मैं इसलिए ये स्टेडियम बनाया, आई थिंक
द बेस्ट थिंग इज़ टू प्रोड्यूस टैलेंट, और फैसिलिटीज़ ज़रूरी हैं। तो मेलसी में नहीं था, तो मेरा एज अ क्रिकेटर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि क्रिकेट को रिटर्न करूँ कुछ ना कुछ। तो इसलिए ये टैलेंट के लिए आगे निकालने के लिए पाकिस्तान के लिए, तो ये स्टेडियम फैसिलिटीज़ और एकेडमी हमने बनाई है इधर कि पाकिस्तान को एक अच्छा टैलेंट मिलने, और प्लस मेलसी के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म हो, अपनी शो स्किल्स करें और आगे जाएं। जी बिल्कुल, इरफान अहमद का कहना है कि जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ी, उनका कहना है कि एक खिलाड़ी की मुश्किलात को एक खिलाड़ी ही समझ सकता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि खिलाड़ियों को सहूलियात फराहम कर सकूं। बहुत अच्छी का विषय है महर मोहम्मद यामीन, बहुत शुक्रिया आपका कि आप भी हमें बता रहे थे और आपने उनसे मिलवाया हमें कि नौजवान है वैसे, और खुद उन्होंने अपने इलाके के लिए अच्छा बहुत सारा सराहने की भी ज़रूरत है इन लोगों को। FATF की बात करें, FATF की बात कर लेते हैं। FATF ने पाकिस्तान के 12 शोबों की निगरानी सख्त करने का जो है वो टास्क अब दे दिया, और जिसके तहत कीमती धातों की खरीदो फरोख्त की निगरानी सख्त करने का कहा गया। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि सोने की दरामद और जेवरात की जो बरामद है उसका कस्टम भी डेटा जो है ना वो तलब कर लिया गया है इसमें। और FATF ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सरमायाकारी के अदादोशुमार मांगे हैं, जबकि अदालतों में चलने वाले तमाम इंसदाद दहशतगर्दी केसेस की टाइमलाइन भी मांग लिया। इसके अलावा प्रॉपर्टी, गोल्ड, कीमती पत्थरों की तिजारत पर मार्केट अपडेट देने का भी कहा है। लेकिन वज़ारत ख़ज़ाना ने दूसरी तरफ मुल्क की मईशत पर एक माहाना आउटलुक रिपोर्ट जो है वो भी जारी की। बिल्कुल ऐसी है, और उसके मुताबिक तरसलात ज़र, नॉन टैक्स आमदनी और जो गैर मुल्की सरमायाकारी उसमें कमी, बरामदात रिकॉर्ड की गई हैं। और दरामदात की अगर हम बात करें तो FBR, महसूलात और बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हुआ, और 3 माह में तरसलात ज़र $8 अरब रिकॉर्ड की गई हैं। हाँ जी, और मुल्की बरामदात $7.2 अरब, जबकि दरामदात 64.3% इजाफे से $17.5 अरब की सतह तक पहुँच गई हैं। ये सारी सूरत हाल है, और इस सारी सूरत हाल पर हम बात करें मौशियात, खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। खुरम साहब, पहले FATF की बात कर लेते हैं। ये जो नई शराइत हैं, क्या इसको हम डू मोर का मुतालबा कह सकते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को मज़ीद फंसाया जा रहा है, या नहीं रूटीन की बात है, ये होना ही था? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं FATF की नई शराइत की, ये नई शराइत तो नहीं है। बात ये है कि देखें, आपको भी पता है पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है और बहुत सबसे ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड है। चाहे वो ज्वेलरी की मार्केट हो जिसमें फिनिश प्रोडक्ट्स आती हैं, ज्वेलरी है, उसके अलावा जो रॉ गोल्ड की मार्केट है वो तो थोड़ी बहुत, उसमें तो ये है कि एक्सचेंज पे भी काम होता है, बट ज्यादातर सराफा बाजार हमारे जितने हैं उसमें जितनी दुकानें हैं, जितना वहाँ पे खरीदो फरोख्त होती है, वो ज्यादा से ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड है। जैसे प्रॉपर्टी में ना आपके यहाँ के, वहाँ पे प्रॉपर्टी में यहाँ पे हमारे यहाँ कैश पे बहुत ज्यादा काम होता है, आज भी बहुत कैश पे काम होता है। इसी तरह जो गोल्ड की मार्केट है उसे डेफिनेटली हमारे अपने बेहतरी के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो काला पैसा गोल्ड में जाता है कि लोग अगर कुछ नहीं दिखाना चाहते या तो प्रॉपर्टी में डालते हैं या गोल्ड में डालते हैं। और पहले तो गाड़ियां भी थी, गाड़ियां भी अनडॉक्यूमेंटेड थी, आज भी हैं। रिलेटिवली जो सेकेंडरी मार्केट है वो सारी अनडॉक्यूमेंटेड है। देखिए, हमारे अपने लिए बेहतर है। आपने देखा होगा जो बॉन्ड की मार्केट थी, प्राइस बॉन्ड की मार्केट थी, वो भी ऐसी ही थी। बेनामी प्राइस बॉन्ड होते थे, आप लेके रख लें, बस लोगों के पास 50,000 बॉन्ड पड़े होते थे, 50,000 रुपए एक बॉन्ड के, तो कितने पैसे बनते हैं आप देखिए। तो देखिए, ये बात हम अगर इसको अपने तराजू में देखें तो वैसे भी हमारे लिए अच्छा है कि हमारी गोल्ड की मार्केट, प्रॉपर्टी की मार्केट और इस तरह से डिफरेंट जो हमारी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टैक्स फिक्स नहीं होता। ठीक है, ये आपने दुरुस्त कहा खुरम साहब। जब आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं, तो हमारे लिए ये डेटा फराहम करना भी क्या आसान होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मुश्किल तो आएगी, लेकिन कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि जो है इसको इस तरह से चलने दें, तो डेफिनेटली FATF जो है वो हम पे प्रेशर डालता रहेगा। तो इसलिए हमारे लिए बेहतर ये है कि हम कहीं से स्टार्ट करें, उनको कुछ प्रोग्रेस दिखाएं। वो ठीक है, बात की वो जियोपॉलिटिकल एक इशू है और हमारा ये पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है। FATF इसमें लॉबिंग बहुत ज्यादा है, इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। हम जो है चाइना और तुर्की, उनके साथ जो है हम लॉबिंग करें, हम US के साथ बेहतर ताल्लुकात भी करें। चाइना हमारे साथ ऑलरेडी है। तो पॉइंट ये है कि FATF एक तो पॉलिटिकल इशू है, लेकिन ये जेन्युइन मसला है कि हमारे यहाँ जो गोल्ड की मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है, $multi-billion मार्केट है, लेकिन उसका कोई सिरे से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कालाधन उस तरफ होता है। और लोग वैसे भी देखें, ज्वेलरी मार्केट तो वैसे भी लोग यहाँ पे यूज करते हैं ना, तो आप अगर थोड़ा बहुत भी टैक्स लेना, टैक्स ना भी लें, आप बिल्कुल उसको जो है सिर्फ डॉक्यूमेंट करना समाज शुरू कर दें और अपना कुछ सिस्टम बनाना शुरू कर दें। आपने प्रॉपर्टी में भी थोड़ा बहुत तो शुरू किया है ना, हालांकि प्रॉपर्टी की मार्केट आज भी जो है इतनी ज्यादा
जो है डॉक्यूमेंटेड नहीं है। लेकिन स्टार्ट कैसे करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके यहाँ बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी इकोनॉमी की, और आपको टैक्स भी मिलेगा, प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि कौन बंदा जो है वो कितने पैसे कहाँ रखता है और ज्यादा उसके पास जो है। खुर्रम साहब, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी आपकी नज़र से गुजरी होगी। तरसलात ज़र की हम बात करें, नॉन टैक्स आमदनी और गैर मुल्की सरमायाकारी की बात करें तो उसमें कमी का रुझान देखा गया, इसकी क्या वजह समझ आती है आपको? देखिए, बात ये कि एक तो कोविड जो है, दुनिया ऐसे ऐसे कोविड से बाहर आ रही है और उसकी वजह से तस्वीलात ज़र हमारे यहाँ ज्यादातर ये था कि जो हुंडी हवाले का जो मसला था उसमें ये था कि कोविड की वजह से हुंडी हवाला नहीं हो पा रहा था, बॉर्डर्स बंद थे, एयरलाइंस बंद थी, तो कैसे कैश जाता, किस तरह से कैश जो है वो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे जाता, क्योंकि ये तो ज्यादातर इलीगल होता है काम। डेफिनेटली जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया बाहर आई है, दुबई खुला है, पूरे यूएई में जो है वो कोविड से यूएई बाहर आया है, तो इस तरफ तो बहुत ज्यादा काम होता है हुंडी हवाले का, क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर है जी वो 60% हमारा जो डायस्पोरा है, तकरीबन 60% तो वो इन्हीं ममालिक में है, सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, यूएई में, उसके अलावा जो है कुवैत में है। तो ये सारे जो ममालिक हैं यहाँ पे लेबर क्लास को तो कुछ पता भी नहीं होता बेचारी को कि हम जो है इनडायरेक्टली हुंडी हवाले के थ्रू भेज रहे हैं, लेकिन ये गलत काम है और या फिर इसमें प्रॉब्लम है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से बाहर आना जब शुरू हुआ तो वो काम खुल गया। तो हमें ये करना चाहिए था कि हमें कंटेन करना चाहिए था कि इंसेंटिव के थ्रू, कि आप इसी के थ्रू भेजें, बैंकिंग के थ्रू भेजें, अवेयरनेस है अपनी लेबर क्लास को। हमारे जितने एक्सपर्ट पाकिस्तानी भाई हैं, ज्यादातर जो मेजोरिटी है वो बेचारी नहीं जानती, तो इसलिए हमें इस पर काम करना चाहिए था। इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा स्लो डाउन नजर आया है। होपफुली इकोनॉमी, ऑयल बढ़ रहा है, ऑयल की एक हमारे यहाँ तो खतरा ये होता है कि एनर्जी बिल बहुत बढ़ जाता है, एक तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरे एंड पे आपके मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज की इकोनॉमी ऑयल की वजह से चलती है, जिसकी वजह से रेमिटेंसेस में बहुत ज्यादा डिक्लाइन एक्सपेक्टेड नहीं है, बट ये कि इतनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है तो पहले। जी ठीक है खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जो हमारे सामने डिमांड्स हैं FATF की, उस हवाले से भी उन्होंने बताया कि ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए भी कि ये सारा डेटा कभी तो इकट्ठा करना है और अभी से ही काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे है नहीं तो, लेकिन अब ये है कि इसकी वजह से तो है डॉक्यूमेंटेड भी हो जाएगा। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जा रहा है और स्ट्रोक जो है दिमाग के सेल्स को खून की बाकसरत मकदार ना पहुंचने को कहते हैं और इससे दिमाग को खून नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से इंसान जो है वो उसकी कुछ मिनटों के अंदर जो है वो मौत भी वाक़या हो सकती है। अच्छा, आमतौर पर तो वैसे ये कहा जाता है कि जी कि स्ट्रोक उन लोगों को हो सकता है जिन्हें पहले 1 या 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका हो। ये बात जाननी है कि ये बात दुरुस्त है या नहीं है, और किसी इंसान में स्ट्रोक की अलामात जो हैं वो भी आसानी से जांची जा सकती हैं। ये आमतौर पर जो है कहा जाता है, समझा जाता है, और हम इसी तरीके से स्ट्रोक को ले रहे होते हैं। तो ये बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर्स भी वैसे ये कहते हैं कि जब किसी को स्ट्रोक हो रहा हो, मतलब वो आपको फील हो कि जी कि इसको मसला हो रहा है, तो बर वक्त अगर आप अस्पताल पहुंच जाएं तो इलाज भी मुमकिन हो सकता है। तो ये होता क्या है वैसे, हमने ये जानना है, और अलामात जो है हमने वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आम रीजंस क्या हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, जो आम अगर घर में किसी को हो जाए इस तरह का मसला तो कैसे उसको बर वक्त मतलब इसकी जो है तशखीस की जाए और उसको फ़ौरन से हॉस्पिटलाइज किया जाए, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वाले से हम बात भी करेंगे। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा शाहिद हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहबा। सबसे पहले तो हमें इसकी अलामात के बारे में बताइएगा कि इसकी अलामात होती क्या हैं, किस तरह से हम जान सकते हैं कि इस बंदे को स्ट्रोक अब हो रहा है या हो गया है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस बंदे के चेहरे को देखें, और जब वो हंसता है तब देखें। तो अगर आपका चेहरा जो है एक साइड से बिल्कुल नीचे ढलकना शुरू हो जाए, ड्रूप हो जाए, मतलब इस तरह से थूक भी गिर रहा है या एक तरफ से इस तरह से टेढ़ा हो जाए, नंबर 1 वो अलामत होती है। उसके बाद होता है कि आप उसको बोलें कि अपने बाजुओं को ऊपर करो। अगर बाजू ऊपर करेगा और एक साइड का बाजू बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे पूरा बाजू हो गया, टांग हो गया, और एक पूरा जो धड़ का साइड है उसमें आपको एक्सट्रीम किस्म की वीकनेस हो गई, आपको कमजोरी फील हो रही है और वो आप हिला नहीं पा रहे, उठा नहीं पा रहे।
तीसरा होता है कि आपकी जो स्पीच है, मतलब आप जो बात कर रहे हैं उसके अंदर लड़खड़ाहट शुरू हो गई, आप सही तरह से बात नहीं कर पा रहे। चौथा होता है अचानक बहुत जोर का आपके सर में दर्द हुआ, या फिर आपको देखने में अचानक से आपकी नजर धुंधली हो गई या नजर चली गई, चकरा के आप गिर गए, डिजीनेस हुई है, सिवियर किस्म का चक्कर आया है और गिर गया है। तो इनमें से कोई भी स्ट्रोक की अलामत हो सकती है और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें सब कुछ टाइम है। अगर पहले आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में आपने फौरन ट्रीटमेंट करवा दिया है, डॉक्टर के पास ले गए हैं, तो वो आपके स्ट्रोक को डायग्नोज करके आपको ट्रीटमेंट देंगे और इससे बच सकेंगे आप। और सिर्फ इससे मौत ही नहीं होती बल्कि डिसेबिलिटी, ये जो माजूरी है, ये सबसे ज्यादा इसका लीडिंग कॉज जो है वो स्ट्रोक है। और स्ट्रोक में एक और चीज मैं बताती चलूं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग की रग से जब ब्लड सप्लाई बंद होता है तभी स्ट्रोक नहीं होता, उसको इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक की किस्में होती हैं, एक हैमरेजिक स्ट्रोक होता है जो दिमाग की रग फट जाने से, जिसे हम हैमरेज कहते हैं, वो भी स्ट्रोक होता है। और एक होता है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, जिसे हम TIA कहते हैं, जो स्ट्रोक से पहले होता है, एक शॉर्ट टर्म, थोड़ी देर के लिए आपको ये सारे सिम्टम्स आते हैं। उस वक्त आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए और जाके रेगुलरली अपना हार्ट की हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, हार्ट टेस्ट कराना है, लिपिड प्रोफाइल करानी है, देखना है कभी भी दिल के अंदर चिकना ना जमा हो जाए, क्योंकि जिन लोगों में चिकना जमा हो जाता है या कोलेस्ट्रॉल रेज्ड होता है या जिनका ब्लड प्रेशर का मसला होता है, हाइपरटेंशन होता है, या जो बहुत लोग स्मोक करते हैं या OCP, ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, वो उनका इस्तेमाल करते हैं, इन सारे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कभी भी उन्हें स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए TPA का जो है इस्कीमिक स्ट्रोक में फौरन अगर TPA आपको लग जाए, जो कि आपको डॉक्टर ही लगा सकता है, तो वो बेस्ट है। और अगर आपको पता है कि मुझे जो है मेरा फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल रेज है, या मैं बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता हूँ, या मैं ब्लड प्रेशर का पहले ही मरीज हूँ, तो आपने ब्लड प्रेशर को ट्रिगर नहीं करना, आपने बहुत सॉल्ट डाइट नहीं लेनी, आपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को नहीं छोड़ना। और खुदा ना खास्ता ऐसी अलामात आ जाए तो फौरन फिर आप, जैसे डिस्प्रिन होती है, उसको फौरन पी लेना भी एक सॉर्ट ऑफ मेजर है। उसमें काफी दफा जब तक आपको टाइम मिलता है जाने का, पहुंचने का हॉस्पिटल, बचत हो सकती है। तो आज जो आलमी दिन मनाया जाता है उसमें यही स्ट्रोक अवेयरनेस दी जाती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी अलामात में आपने तरह तरह के हरबे नहीं करना शुरू हो जाना फर्स्ट स्टेज पे, आपने फौरन डॉक्टर के पास जाना है और अपनी हार्ट हेल्थ का वैसे भी ख्याल रखना है। और डिसेबिलिटी हो जाती है, इंसान गिर भी जाता है और गिरने के बाद फिर मजीद चोट लगने से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद रेगुलरली फिजियोथेरेपी कराना और वो सब कराना बेहद जरूरी है, ताकि लोग माजूरी के रास्ते ना वो हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन देखा ये गया है कि मर्द हजरात में इम्कानात ज़्यादा होते हैं, इसकी क्या रीज़न है, या फिर ये भी मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है? दूसरा, उम्र के हवाले से बताइएगा कि इसके अंदर एज का भी कोई अमल दखल होता है? जी बिल्कुल होता है। इसमें मर्द हजरात में ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि मर्द हजरात में हार्ट डिजीज भी ज्यादा होती है, हाइपरटेंशन भी या ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है। एक तो खुराक में भी बहुत ज्यादा फैटी डाइट का भी रुझान होता है, हाईली, ये जो आपको पता है कोलेस्ट्रॉल भरी चीजें खाने का, स्मोकर्स भी वो ज्यादा होते हैं, इसलिए भी उनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक होने के। लेकिन खवातीन में भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। दूसरे नंबर पे एज में भी यही है कि जाहिर है बड़े लोगों में एक चीज ज्यादा होती है क्योंकि उनमें उस वक्त तक उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत अनकंट्रोल्ड होता है, ये सारा कुछ होता है। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा अंडर 50 एज ग्रुप में भी स्ट्रोक जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है और बहुत सारे बच्चों में हम देख रहे हैं, आपको रेगुलरली दिख रहा है। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है, इसलिए हमने सारे उन ट्रिगर्स को अवॉइड करना है जो हमारे ब्लड प्रेशर को शूट अप कर सकते हैं या इस किस्म का कोई भी हम वो कर सकते हैं। और अगर आपको एक भी दफा इस तरह से अलामात आ गई है तो जाके डॉक्टर को चेकअप कराना, उसकी पूरी असेसमेंट कराना, आपकी ब्रेन का CT भी जरूरी है, हार्ट हेल्थ के लिए आपका ECG हो गया, एको हो गया, आपका लिपिड प्रोफाइल जो कि टेस्ट करता है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वो सब बेहद जरूरी है। क्योंकि जिन लोगों को इरेगुलर हार्ट बीट होती है, एरिथमिया उसे कहते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रोक के इम्कानात होते हैं। तो हमने ये सारी चीजों को बहुत मद्देनजर रखना होता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि मेडिकेशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं, जैसे कि खून को पतला करने के लिए, लेकिन इसका भी तो एज का होना ज़रूरी नहीं कि किस एज से मेडिकेशन पे जो है पेशेंट वगैरह जो हो उनको लगा देना चाहिए, या फिर अगर हम देखें कि यंग एज में अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, बैड कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें वो ज़्यादा है, तो उसको हम डाइट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं या फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय से कि हम मेडिकेशन पर लगा दें उन्हें?
देखिए मेडिकेशन के ना क्राइटेरिया होता है, आपने नंबर्स देखने होते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपका लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो वो देखते हैं कि किस कदर बढ़ा हुआ है। अगर तो वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से फिक्स हो सके, मतलब स्मोकिंग छोड़ने से, डाइट कंट्रोल करने से, ट्रांस फैट छोड़ के आप मेडिटेरेनियन डाइट पे आ गए हैं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी साथ साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन आपके नंबर्स अगर बिल्कुल ही आउट ऑफ बाउंड और आउट ऑफ कंट्रोल है तो फिर मेडिकली इंटरवीन करना बेहद जरूरी होता है। तो उसमें स्टैटिन्स होते हैं, फाइब्रेट्स होते हैं, वो आपको दिए जाते हैं और वो उतनी देर के लिए दिए जाते हैं जब तक कि वो कंट्रोल ना हो जाए। इसलिए कहते हैं ना कि हर बंदे का केस भी फर्क होता है, उसकी एज, बॉडी, मेटाबॉलिज्म, हर चीज को देखते हुए फिर प्रिस्क्राइब की जाती है मेडिसिन फॉर दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ताहिरा ये भी बताइएगा, हमने प्रिवेंशन की भी बात की है, इम्कानात की भी बात की है, सारी डिस्कशन की है। इलाज, अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है उसके बाद क्या इलाज मुमकिन है? आपने फिजियोथेरेपी का जिक्र किया था, अगर माजूरी की तरफ कोई शख्स जा रहा है तो उसको फिजियोथेरेपी उसकी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माजूरी हो रही है तो फिर इलाज क्या है? ये सारी चीज़ें भी ज़रा इलाज के हवाले से बता दीजिएगा। जी, इलाज में ये है कि एक तो हमने सेकंड टाइम उसके स्ट्रोक होने को रोकना है। हमने बहुत ज्यादा उसके कॉज पे गौर करना है कि भाई अगर इस्कीमिया हुआ था, किसी ब्लॉकेज की वजह से हुआ था, तो वो ब्लॉकेज क्यों था, दिल या दिमाग में कौन सा प्रॉब्लम था, तो उस हिसाब से उसकी मेडिकेशन और उसका कंट्रोल करना है। हेमरेजिक हुआ था तो उसकी क्लिपिंग की जाएगी, सर्जरी, जो कुछ भी। अब उसकी वजह से एक दफा वो माजूर हो गया, डिसेबल हो गया, तो उस वक्त उसकी ये फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेहद जरूरत है। स्पीच थेरेपी, स्वोलोइंग थेरेपी, फिजियोथेरेपी। इसमें फिजियोथेरेपी में कॉन्स्टेंटली सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं होती है, एक्सरसाइजेस होती है, इंटेंस मशीन का इस्तेमाल होता है, हॉट एंड कोल्ड आपको कॉम्प्रेस का इस्तेमाल होता है, उससे वो आपके मसल्स को और आपके उनको रीजनरेट कर रहे होते हैं। अब बहुत सारी और चीजें भी आ गई हैं, जिस तरह पीआरपी है, जिस तरह से स्टेम सेल थेरेपी होती है, जिस तरह से कुछ बिल्कुल लेजर्स भी होते हैं, वो सब भी आपकी जो है उस तरफ सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं, उस तरफ आपकी नशोनुमा को इंक्रीज करते हैं साइड पे। और फिर साथ साथ जब आप फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपकी डिसेबिलिटी जो है वो आहिस्ता, बट इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट कैन टेक फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स टू ईयर्स। और बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली जो पूरी की पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों को किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी जो है वो रह जाती है। फिर उसमें ये बड़ा केयर करना है कि जो इर्द गिर्द का एनवायरमेंट है आपके घर का, वो सूटेबल कर दिया है आपने स्ट्रोक पेशेंट के हवाले से। आपने ये कोने खुरदरे इनको बिल्कुल वो कर दिया है और मेक श्योर किया है कि आपकी वो उनकी फॉल ना हो, क्योंकि अगर वो इस अपने उनका बैलेंस तो होता नहीं, वो खुद से तो कुछ कर नहीं सक रहे, तो वो अगर गिर जाएंगे तो मजीद नुकसान पहुंचेगा और उनको सर की चोट और इस तरह की चोटें नहीं आनी चाहिए जिससे कि मजीद उनका जो है वो डिसेबिलिटी बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ताहिरा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे सवेरे पाकिस्तान से आप बात थी और बहुत ज़रूरी है जो आखिर में भी उन्होंने बात की वो भी बड़ी अहम है कि हमें बाद में जब इलाज की तरफ जा रहे होंगे, या फिर ये भी एक हम इसको कह सकते हैं कि प्रिवेंशन है कि आप उनके करीब से ऐसी चीज़ें उठा लें कि जिससे मज़ीद चोट लगने का अंदेशा हो। क्योंकि वो डिसेबिलिटी की तरफ वो होते हैं तो वो फिर वो गिर भी सकते हैं, तो उन्हें कोई सर पे चोट लग सकती है, तो इस वजह से प्रिवेंशन जो है वो बेहतर है। हर बीमारी के अंदर तमाम जो माहिरीन हैं, डॉक्टर हजरात हैं, वो एक ही बात करते हैं कि फौरी डॉक्टर से रुजू करें, फौरी डॉक्टर से रुजू करें। खा कोई भी बीमारी हो, आपके कोई भी अलामात आ रही हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ तब्दीली आ रही है, आपके लाइफस्टाइल के अंदर कुछ तब्दीली आ रही है, खा एक छोटे सर दर्द से लेके जो आपको मुस्तकिल रहता है, आपको तो पता है ना कि ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ तो एब नॉर्मल है, तो डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़्यादा अच्छा, हमजा हम ये भी देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोगों को, किसी को अगर घर में आम तौर पर ही बीपी हाई या बीपी लो है, तब भी इतना भी नॉलेज नहीं हो रहा होता है कि किस तरह से उसको डायग्नोस करना है, या हम घर में बीपी ऑपरेटर्स अगर रखे तो हम लोग उसको किस तरह से हम लोग चेक करके हम लोग उसको फौरी जो है फर्स्ट एड दे सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा मतलब देखने में भी आया कि बीपी अगर लो है तो उसको नमक पानी में डाल के पिला दिया तो वो हाई हो गया, तो वो पहले ही हाई था तो वो और वो जो है वो उसके लिए फिर वो मसाइल का जो है वो सामना उसको करना पड़ रहा होता है। तो खुद से घर में इस तरह से ट्रीटमेंट फौरी ना दें अगर आपको नहीं पता तो, और डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हर मरीज़ दूसरे मरीज़ से मुख्तलिफ होता है, इस बात को लाजमी तौर पर समझें। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेते हैं हम आज के मैच के हवाले से। बिल्कुल, आज के मैच के हवाले से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और इंशाल्लाह हम उसको जीतना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान ने पहले 2 मौक़ों में तो भारत और न्यूजीलैंड को चारों जो शाने हैं वो चित कर लिए, लेकिन अगला इम्तिहान जब वो भी आसान है, वो मेरा ख्याल है उनसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि हम उतना समझ नहीं पा रहे होते हैं।
हाँ, मतलब कि मुश्किल इसलिए लग रहा है कि हमें तो जीतने की आदत हो गई है, तो हम तो परेशानी में नहीं आ सकते। और अफगानिस्तान के साथ हम पिछली दफ़ा वर्ल्ड कप में जब आए थे तो वो इमाद वसीम का अल्लाह भला करे, इमाद वसीम ने हमें जितवा दिया, वरना हमने कसर कोई नहीं छोड़ी थी मैच हारने के लिए, और आखिर में जाके हम जीत गए थे। और तब बड़ा एक मतलब इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम जीतेंगे हम। हाँ, वो उस तरह से ना जीते, अल्लाह करे आसानी से जीतेंगे। और बड़ी लड़ाई हुई थी वहाँ पर आपस में, मतलब कि अफ़गान जो तमाशाई थे उन्होंने पाकिस्तानी जो तमाशाई थे उनके साथ ख़ास मतलब कि अपने गुस्से का इजहार भी किया था। लेकिन आज राशिद खान ने भी यही कहा कि जी ये मैच है, इसको मैच रहने दें, और इस तरह तो ममालिक एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। खैर हमें यह है कि हम अफगानिस्तान से जीतें और फिर हमें लगेगा कि हमने तो आराम से शायद सेमीफाइनल का की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है ना जारहाना मूड में नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए पाकिस्तानी जो बल्लेबाज हैं उनको भी बहुत मोहतात जो है वो रहना होगा और बड़े अच्छे तरीके से खेलना होगा। और आज पाकिस्तान जीत गया तो कौमी टीम की जो सेमीफाइनल में जगह बनाने की बड़ी रुकावटें हैं वो भी अबूर हो जाएंगी। अच्छा चलें, सारी सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, साबिक कप्तान कौमी टीम के आमिर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आमिर भाई फीलिंग क्या है, आराम से जीत जाएंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान की टीम की जो बॉलिंग है वो काफ़ी तगड़ी बॉलिंग है, और अगर पाकिस्तान आज पहले बैटिंग करता है तो बड़ा मुतात होकर उनको खेलना पड़ेगा, और एक तगड़ा जो टोटल है बोर्ड के ऊपर लगाना पड़ेगा, और वो मेहनत के साथ ही होगा। ये नहीं है कि अगर आप ये सोचते हैं कि अफगानिस्तान है हम आराम से स्कोर कर लेंगे, उस तरह नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा आमिर सुहेल साहब ये भी बताइएगा कि आज भारत के मैच में जैसे हम लोग टॉस जीत के हम लोगों ने अपना फैसला किया था कि हम बॉलिंग करेंगे और वो बैटिंग करेंगे, तो आज के मैच में भी टॉस जीतना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है और हमें फिर क्या फैसला लेना चाहिए होगा? देखिए टॉस के ऊपर हमारी जो है वो क्या कहते हैं डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आगे जाके जब हम सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं तो नॉट नेसेसरीली कि आपने टॉस जीतना है, तो उससे पहले आपकी रिहर्सल हो जानी चाहिए कि हमें इस चीज का इदराक होना चाहिए कि अगर हम लोग डिफेंड कर रहे हैं टोटल तो हमें चीजें को क्या करना है। हमें अगर गेंद गीला हो जाता है तो हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हमने सिचुएशन को डील किस तरह करना है। तो आई थिंक अगर टॉस हार भी जाते हैं तो इस वर्ल्ड टूर्नामेंट है उसमें आपकी तैयारी हर एरिया में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आमिर भी ये बताइएगा कि उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और हमारे मिडिल ऑर्डर के ऊपर, हमारे मिडिल ऑर्डर जो है उसको ज़्यादा जिम्मेदारी से खेलना होगा। क्या आज हम कुछ तब्दीली छोटी मोटी करके अगर नवाज को अंदर शामिल कर लें कि स्पिन को खेलने वाले, स्ट्राइक को रोटेट करने वाले खिलाड़ी का इजाफा हो जाए? हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मिडिल ऑर्डर ठीक है, हफीज़ भी कर सकते हैं ये काम, शुएब मलिक भी ये काम कर सकते हैं, नीचे आसिफ बैटिंग कर सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसी टीम कम्बिनेशन से चले जाए। देखिए इतनी ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत तो नहीं है हमें, ये क्रूशल मैच है। अगर आपने नवाज को ट्राई आउट करना है तो आप अगले मैचेस में कर सकते हैं। इस मैच में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको वही जो आपकी फाइनल 11 और जो कॉम्बिनेशन आपका चल रहा है उसी के साथ चलना चाहिए। हाँ एक चीज आप कर सकते हैं कि आप हसन अली को नया गेंद दे के देख सकते हैं, आया वो नया बॉल स्विंग कर सकते हैं। अगर वो नया बॉल शाहीन शाह अफरीदी के साथ स्विंग करते हैं तो अफगानिस्तान के बैट्समैनों के लिए परेशानी हो सकती है, और थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट भी होगा कि वो उन्होंने दिमाग में इमाद वसीम का बिठाया होगा कि इनको खेलना है, वहाँ पे वो आ जाएगा तो थोड़ा बहुत सरप्राइज एलिमेंट हो जाएगा। अच्छा आमिर सुहेल साहब ये भी बता दीजिएगा कि अफगानिस्तान के जो बैट्समैन है वो कौन से आपको लगता है कि हमें थोड़ा टफ टाइम दे सकते हैं? देखिए इनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं जो अंदर आते हैं, जिस तरह इनके विकेट कीपर बैट्समैन है और साथ में ज़ज़ाई है, उनका मोडस ऑपरेंडी एक ही है। उन्होंने आके जो है वो बॉलर के खिलाफ जारहाना तरीका अपनाना होता है। उन्होंने चांसेस लेके जो एरी फेरी स्ट्रोक खेलने हैं, बॉलर्स को अपसेट करते हैं, और उसमें यह है कि अगर इनको तगड़ी लाइनर लेंथ पे बॉल किया जाए तो ये जल्दी आउट होने के इनके चांसेस हैं। और फिर इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो फिर थोड़ा सा प्रेशर फील करना शुरू हो जाता है। उनमें वो वाली एबिलिटी नहीं है कि वो इनके टॉप ऑर्डर अगर जल्दी से वापस चला जाता है
तो ये इनिंग्स को जो है वो चलाना शुरू करें और डिसेंट टोटल बोर्ड के ऊपर लगाएं। ठीक है आमिर भी, हमने बता दिया था कि ये 12 खिलाड़ी हैं, इनमें से हम टीम फाइनल कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ। इंडिया को हमने बता दिया था भाई तैयारी करके आ जाओ, लेकिन सकलैन मुश्ताक साहब ने अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं बताया है, जिससे ना ये लग रहा है कि कोई ना कोई सरप्राइज हो सकता है। आपको लगता है कि सरप्राइज हो सकता है, इसलिए खामोश हैं कि अच्छा ठीक है अभी हम बता दें, आप अभी हमारे खिलाड़ी पे तैयारी ना कर लेना? नहीं, इससे देखिए इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ऑपोजिशन जो है वो देखती है कि टीम की परफॉर्मेंस क्या जा रही है। उसके बाद आपको ये पता होता है कि इस सरफेस के ऊपर मैच हो रहा है और ये सरफेस इतनी ज्यादा चेंज नहीं है, मोस्ट लाइकली इनकी सेम टीम ही खेलेगी। तो आई थिंक उनको भी, अफगानिस्तान को भी आइडिया होगा कि पाकिस्तान जो है वो कौन सी फाइनल 11 के साथ। ठीक है आमिर भी, कंडीशंस को जरा देख लें। अगर पाकिस्तान पहले बारी लेता है तो कितना स्कोर पाकिस्तान को करना होगा, जो हमारे बॉलर्स शायद डिफेंड कर लेंगे, और अगर पाकिस्तान नहीं पहले खेलता, अफगानिस्तान पहले खेलता, तो हमें कहां तक उनको रोकना है कि इससे ज्यादा स्कोर ना कर रहे हो? देखिए पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो उनको 160 का सोचना चाहिए, क्योंकि आपने देखा जो टीमें जिन्होंने भी 180-90 का सोचा है पहले बैटिंग करते हुए, वो 150 भी नहीं कर सके और 150 के लगभग भी स्कोर कर सके। आप यहाँ पे दुबई में देख रहे हैं, इंडिया ने भी पाकिस्तान के खिलाफ 150 किया, कल श्रीलंका ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ा मौका था बड़ा टोटल करने का, उन्होंने भी जाया कर दिया। सो आपने बड़े तरीके से यहाँ पे क्रिकेट खेली और लुकिंग एट अफगानिस्तान बॉलिंग अटैक, तो आई थिंक अगर आप शुरू में 150 का सोच के मैदान में आते हैं और आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है, 10 ओवर के ऊपर आप रीअसेस करें, 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हैं, उसमें फिर आप डिसाइड करें कि 1 ओवर के ऊपर चांस लेना और बड़ा ओवर हासिल करके तो जो हम 150 का सोच रहे हैं उसको 160 पे ले जाए, एक और ओवर अच्छा आपको मिल जाता है 170 पे चले जाए। सो यहाँ पे आपको छोटा सोच के बड़ा हासिल करने की कोशिश करनी है। अगर आप बड़ा सोच के आएंगे तो फिर आपको स्कोर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नए बॉल के बाद बॉल बल्ले के ऊपर नहीं आता। हाँ, अगर कंडीशंस अच्छी मिल जाती हैं, पिच बहुत ही अच्छी है जिसके ऊपर बल्ले के ऊपर गेंद आ रहा है, तो फिर मोमेंटम के साथ खेलते जाएं। लेकिन हमें बड़ा टोटल करने के लिए क्या कोई बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करनी चाहिए या नहीं, जो है वो वही रहना चाहिए, उसी के साथ हमें अफगानिस्तान के साथ खेलना चाहिए? देखिए बैटिंग ऑर्डर आपने पिछले मैच में भी किया है कदरे चेंज, आपने इमाद वसीम को पहले भेज दिया। आपने डिटरमिन यही करना है। अगर आप एक और चीज पाकिस्तान को जो करने की जरूरत है कि अगर आपकी पार्टनरशिप लगी हुई है और वो टूटती है और नया बैट्समैन अंदर आता है, जो सीनियर बैट्समैन उन दोनों में से होगा, उसने मेक श्योर करना ये एक और पार्टनरशिप लगे। उसने हिटे मारने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर 2 बैट्समैन आपके नए आ जाए क्रीज के ऊपर मिडिल ओवर्स में, तो एकदम से मोमेंटम किल हो जाता है। सो आपको जो है प्लान करके यहाँ पे खेलना पड़ेगा। ज्यादा मेरा ख्याल है क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, एक्सपेरिमेंट और पंगे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, फनकारियां मारने की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, वही हमारे की टू सक्सेस यही है कि 50 से 65 रन हमने करने हैं सिंगल डबल्स के साथ, और बाकी हमने रन जो करने हैं वो करने हैं बाउंड्रीज से। मतलब हमें ये नहीं करना कि भाई हमने 120-25 रन करना है बाउंड्रीज के साथ और बाकी 30-40 रन करना है। यही की टू सक्सेस है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल जी, और जो पार्टनरशिप्स बड़ी जरूरी होंगी, और अगर पाकिस्तान ये कंसिस्टेंटली करता है पार्टनरशिप्स, तो इवन पहले बैटिंग करते हुए आप जो है बड़ा टोटल लगा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो स्पिन बैट्समैन है, उनको जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं जिस तरह नजीब है, उनको कोशिश करनी चाहिए आगे खेलने की। और जो इनके राशिद खान है लेग स्पिनर, उनको इस तरह खेलना चाहिए कि ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा है या मीडियम पेसर बॉल कर रहा है जिसका गेंद अंदर आता है। अगर इस स्ट्रेटजी से खेलेंगे तो आई थिंक पाकिस्तान बैटर्स विल बी बेटर सर्व्ड। ठीक है आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात करें, और हम भी पूरी उम्मीद है तो पाकिस्तान आज बेहतरीन खेल पेश करेगा और दुआ भी करनी है। हाँ, इकरा दुआ करवाती है ना, तो वो हम जीत भी जाते हैं। इकरा ने यही काम रखा होता है, बस दुआ करें जी, बस दुआ करें जी जीत जाए कि अफगानिस्तान के साथ भी हम जीत जाए। और उसके बाद जीत गए तो फिर हमने स्कॉटलैंड से भी करनी है, दुआ नहीं करनी है। हम सेमीफाइनल में चले जाएंगे, फिर इंशाल्लाह फिर सेमीफाइनल में जाके हम दुआ कर रहे हैं कि क्या करना है। चलें जी, उम्मीद करते हैं बेहतरीन मैच होगा और पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।
सवेरे